Hello friends, in today's video we are here to learn about the rapid revision of ENT. So without wasting any time, let's start. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ईयर की एनाटॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है कि हमको पता है कि ईयर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, यहाँ पे हेयरिंग के लिए, मतलब सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यहाँ पे बैलेंस के लिए। यूजली जो है अगर नॉन मेडिको से पूछा जाए कि ईयर का क्या काम होता है तो यूजली वो यही बताएगा कि ईयर का जो है मेन काम क्या है, हेयरिंग है या फिर डैट इज सुनना होता है। लेकिन उसको बैलेंसिंग के बारे में नहीं होता है। लेकिन हम मेडिकोज हैं तो फिर हमको जो अच्छे से पता है कि ईयर के एक नहीं दो काम होते हैं। पहला तो यहाँ पे हेयरिंग के लिए और दूसरा क्या होता है यहाँ पे बैलेंस के लिए। और अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर को जो है यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, ईयर 3 पार्ट कौन कौन सा है। तो सबसे पहला पार्ट है इसका यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर, देन आपका मिडिल ईयर, देन आफ्टर जो सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इनर ईयर। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर से, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर की अगर हम बात करें तो इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑरिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना, ठीक है। ये क्या होता है, ये विजिबल पार्ट होता है किसका, हमारे ईयर का, जो कि बना होता है किसका, यहाँ पे कार्टिलेज, और जो कि कवर्ड बाय स्किन। मतलब जो है हमारे कंपोनेंट ऑफ ईयर में सबसे पहले जो आउटर ईयर होता है उसका पहला कंपोनेंट है यहाँ पे ऑरिकल, जिसको हम पिन्ना बोलते हैं। ये क्या है, विजिबल पार्ट है हमारे ईयर का, और ये किससे बना होता है, हमारा कार्टिलेज, और यहाँ पे इसको कवर्ड किया होता है कौन, यहाँ पे स्किन। अगर हम इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, कलेक्ट करता है किसको, यहाँ पे साउंड वेव को, और यहाँ पे डायरेक्ट देम टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। मतलब जो है ये क्या करता है कि साउंड को पहले कलेक्ट करेगा, ठीक है। साउंड वेव जो आती है बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से, तो उसको सबसे पहले क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा। उसके बाद क्या करता है, ये डायरेक्ट मतलब जो है टूवर्ड्स जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसकी तरफ क्या करता है, ये रवाना कर देता है। देन कुछ हम यहाँ पे देखेंगे कुछ की स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे की स्ट्रक्चर है, उसका नाम है आपका हेलिक्स। हेलिक्स क्या है, ये आउटर कर्व्ड रिज, मतलब जो एक्सटर्नल ईयर होता है ना उसका जो आउटर कर्व रिज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स। और इसके अपोजिट एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी हेलिक्स, ठीक है। एंटी हेलिक्स क्या है, ये इनर कर्वरेज। देखिए ये आउटर कर्वरेज की अगर हम बात है तो उसको हम बोलते हैं हेलिक्स, और यहीं पे अगर हम इनर कर्वरेज की बात करें जो कि पैरेलल है किसके, यहाँ पे हेलिक्स के, तो उसको हम बोलते हैं एंटी हेलिक्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लोब्यूल। लोब्यूल क्या होता है, लोब्यूल जो है एक तरह का यहाँ पे सॉफ्ट, यहाँ पे फ्लैशी लोअर पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब हमारे यहाँ पे देखिए एक लोब तरीके का ये लटका हुआ है, नहीं यहाँ पे देखिए इसमें कार्टिलेज नहीं होता है, ठीक है। तो इसको जो हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल, ठीक है। जिसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे कोई भी कार्टिलेज आपके लोब्यूल में नहीं होता, और इसी को जो है यहाँ पे लेडीज़ में पियर्स करती हैं। यहाँ पे वो अपना ऑर्नामेंट्स जो भी उनके पास होता है वो पहनती है। लेकिन आजकल का ट्रेंड चल गया है तो लड़के भी उसको जो है यहाँ पे पियर्स कराते हैं और यहाँ पे ऑर्नामेंट पहनते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे। देन हम बात करें यहाँ पे ट्रेगस की। ट्रेगस क्या होता है, जो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा जहाँ पे हमारी जो है एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग होती है वहीं पे एक जो है यहाँ पे एलिवेशन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल प्रोजेक्शन होगा कहाँ पे, यहाँ पे आपके स्मॉल प्रोजेक्शन इन फ्रंट ऑफ द ईयर कैनाल। मतलब हमारे ईयर कैनाल के फ्रंट में जो है एक स्मॉल प्रोजेक्शन होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेगस। और कभी कभी देखिए जब हमारे ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है तो हम यहाँ पर ट्रेगस को जब प्रेस करेंगे ना तो फिर एकदम सीवियर पेन होता है, ठीक है। उससे पता चल जाता है कि क्या हुआ है, हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, इसको इन्फेक्शन हो गया। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे हम किसका, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ये क्या होती है, ये 2.5 सेंटीमीटर की क्या है, एक ट्यूब होती है जो कि एक्सटेंड होती है कहाँ से, हमारे ऑरिकल से, और कहाँ तक, हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मान लीजिए ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है और यहाँ से जो है ये ट्यूब जो है यहाँ पे मान लीजिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपकी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर होता है ये, तो ये जो है क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये लाइंड होता है किसके साथ, यहाँ पे स्किन कंटेनिंग सेरुमिनस ग्लैंड। मतलब जितने भी सेरुमिनस ग्लैंड होते हैं वो यहीं पे होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं क्या, यहाँ पे ईयर वैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरोमिन, ठीक है। मतलब ये एक तरह की समझ लीजिए कैनाल की टाइप होती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच करती है, और ये लाइंड होती है किसके द्वारा, यहाँ पे सेरुमिनस ग्लैंड। और सेरुमिनस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे ईयर वैक्स, यहाँ पे हिंदी में इसको खूंट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसके फंक्शन की, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे चैनल साउंड वेव टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मतलब जो है ये एक चैनल का काम करता है। मतलब जो एक्सटर्नल सोर्स से जो भी साउंड वेव आ रही हैं उनको ये क्या करेगा, यहाँ पे टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसको जो है प्रोसीड करा देगा, एंड यहाँ पे प्रोटेक्ट द ईयर फ्रॉम डिब्रीज। और ये भी क्या करता है कि जो डिब्रीज होते हैं ना, मतलब
जो डेड सेल्स या फिर जो है यहाँ पे जो ईयर वैक्स होते हैं, इनसे भी क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ईयर ड्रम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, ये एक तरह की थिन सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि सेपरेटिंग करती है किसको, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम द मिडिल ईयर। मतलब मिडिल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से जो सेपरेट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जैसे मान लीजिए ये हमारा ईयर ड्रम होता है, उसी को ऊपर जस्ट क्या होती है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे उसके ऊपर जो है ना ऐसे करके ये क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे इस साइड जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, और इस साइड जो स्ट्रक्चर आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका मिडिल ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को जो है एक मेम्ब्रेन जो कि क्या है, सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो कि थिन होती है, वो सेपरेट करती है किसको, हमारे एक्सटर्नल ईयर को, किससे, हमारे मिडिल ईयर से। देन इसके हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या करती है यहाँ पे, वाइब्रेट इन रिस्पॉन्स टू साउंड। मतलब जैसे ही साउंड आएगा तो साउंड के रिस्पेक्ट में ये क्या करेगी, यहाँ पे वाइब्रेट करेगी, और जैसे ही वाइब्रेट करेगी फिर क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा किसका, यहाँ पे दीज वाइब्रेशन टू द ओसाइकल्स। मतलब जो हमारे ईयर ओसाइकल्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा, ये जो वाइब्रेशन है उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे मिडिल ईयर की। तो मिडिल ईयर के यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है, पहले उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे टिम्पैनिक कैविटी। ठीक है, टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी क्या होती है, ये क्या है आपकी, यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे एयर फिल्ड चैम्बर होता है। ठीक है, यहाँ पे विथ इन द टेम्पोरल बोन, मतलब टेम्पोरल बोन जो होता है ना, वहीं पे क्या होता है, एक एयर फिल्ड चैम्बर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, टिम्पैनिक कैविटी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ओसाइकल्स। ओसाइकल्स का मतलब होता है हमारे ईयर की बोन्स। ठीक है, यूजली कितनी बोन्स होती हैं, तो वो हो जाती हैं आपकी 3, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे तो ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी बोन्स पाई जाती हैं वो कहाँ पे पाई जाएंगी, वो पाई जाएंगी हमारे ईयर में। ये क्या करती हैं यहाँ पे, एम्पलीफाई, मतलब जो है जो साउंड वेव के या फिर वाइब्रेशन के जो है फॉर्म में जो आपका जो है साउंड आया हुआ है उसको सबसे पहले क्या करेंगी, एम्पलीफाई करेंगी, और ये ट्रांसमिट करते हैं किसको, साउंड वाइब्रेशन को, फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द इनर ईयर। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक्सटर्नल एकॉटिक्स मीएटस के द्वारा जो है आपका साउंड आया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, फिर वहाँ से आया वो मिडिल ईयर में, फिर वहाँ पे जो है वो वाइब्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर वाइब्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसको ट्रांसमिट किया गया यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से फिर वो कहाँ पे गया, आपका इनर ईयर में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो 3 बोन्स होती हैं आपकी, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ओसाइकल्स ईयर बोन। ठीक है, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेलियस को हम हैमर भी बोलते हैं, यहाँ पे इनकस को हम एनविल भी बोलते हैं, और यहाँ पे आपकी जो स्टेप्स है उसको यहाँ पे स्ट्रूप भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे देखिए मेलियस की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, ये अटैच्ड होती है किससे, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे वन लाइनर्स में क्वेश्चन पूछते हैं, द फर्स्ट बोन डेट आर अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज मेलियस, इनकस, स्टेप, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे मेलियस। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इनकस। इनकस क्या है, यहाँ पे एक ब्रिज है किसका, यहाँ पे मेलियस और स्टेप्स, मतलब मेलियस और स्टेप्स के बीच में जो है एक ब्रिजिंग। ब्रिज का काम क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करना। तो यहाँ पे जो इनकस होता है वो मेलियस को स्टेप के साथ कनेक्ट करती है। देन हम बात करें यहाँ पे स्टेप्स की, तो ये क्या है, इट्स ए फुट प्लेट फिस्ट इनटू द ओवल विंडो। मतलब इसका जो फुट प्लेट पिट्स होता है वो कहाँ पे होता है, आपके ओवल विंडो में, और ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा किसको, यहाँ पे वाइब्रेशन को, कहाँ पे, इनर ईयर पे। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बोन का फंक्शन जो है आपको लाजमी पता होना चाहिए। मेलियस की अगर हम बात करें तो मेलियस जो होता है वो अटैच होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। उसके बाद हम बात करें इनकस को, तो इनकस जो है यहाँ पे मेलियस को कनेक्ट करता है किसके साथ, यहाँ पे स्टेप्स के साथ एज ए ब्रिज बनाकर। और स्टेप्स का क्या बात करें तो इसमें जो स्टेप्स का फुट प्लेट होता है, जो फुट प्लेट फिट्स होता है वो क्या करता है, यहाँ पे ओवल विंडो की तरफ होता है, और ये क्या करता है, आपका ट्रांसमिट करता है किसको, वाइब्रेशन को, कहाँ पे, आपके जो आपका इनर ईयर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेचियन ट्यूब की। स्टेचियन ट्यूब क्या है, ये एक तरह का जो है नैरो ट्यूब होता है जो कि कनेक्ट करता है यहाँ पे मिडिल ईयर को यहाँ पे नेसोफेरिंक्स के साथ। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इक्वलाइज करेगा एयर यहाँ पे प्रेशर ऑन द बोथ साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर क्लियर हियरिंग। मतलब जो है अगर आपको सही से सुनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका स्टेचियन ट्यूब का सही होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पे प्रेशर को क्या करता है, यहाँ पे इक्वलाइज करता है यहाँ पे बोथ साइड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब कभी कभी जो है बहुत तेज़ से कोई
बम में या फिर बम्बार्डमेंट हुई या फिर जो है कभी पटाखे फोड़ दें आप, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे कान तेज़ पटाखों से जो है सुन्न पड़ जाते हैं, ठीक है। तो कि उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है एयर का बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से जो है, और हमारे इंटरनल प्रेशर जो ईयर का होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे आउटसाइड, क्योंकि बाहर हम पटाखे चला रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, कान का पर्दा या फिर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है वो फट जाती है। देन हम बात करें यहाँ पे कुछ क्लिनिकल नोट्स की, तो यहाँ पे डिसफंक्शन कैन लीड टू ए कंडीशन कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया, और यहाँ पे ईयर बैरोट्रोमा। वही मैं बोला कि अगर मान लीजिए यहाँ पे तेज़ आवाज़ या फिर जो तेज़ प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, ये कंडीशन जनरेट हो जाती है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया बोल सकते हैं, या फिर जो हम क्या बोलते हैं, ईयर बैरोट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इनर ईयर की, जो लास्ट पार्ट है किसका, हमारे ईयर का। तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट है आपका यहाँ पे क्लोका, यहाँ पे कोक्लिया। कोक्लिया की बात करें तो ये एक तरह का यहाँ पे स्पाइरल शेप्ड ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हियरिंग के लिए। तो इसको आप जो है एमसीक्यू के टाइम पे जो है वो पूछ सकते हैं कि ईयर का कौन सा ऐसा कंपार्टमेंट है जो कि यहाँ पे स्पेरिकल शेप्ड ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपका यहाँ पे हियरिंग के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉक्लिया। अब कॉक्लिया की अगर हम बात करें तो कॉक्लिया क्या क्या कंटेन करता है, तो कॉक्लिया कंटेन करता है यहाँ पे स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडियाई और यहाँ पे स्केला टेम्पनाई। ये क्या है, ये तीन यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड चैम्बर्स होते हैं। मतलब इनर ईयर की अगर हम बात करें तो इनर ईयर में आपको मिलेगा कॉक्लिया, जो कि यहाँ पे स्पाइरल शेप्ड ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हियरिंग के लिए, और इसके पास जो यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर होते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडियाई और स्केला टिम्पेनाई, जो कि क्या है, यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड चैम्बर्स होते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई की अगर हम बात करें तो ये जो है एक तरह का यहाँ पे सेंसरी स्ट्रक्चर होता है विथ हेयर सेल डैट यहाँ पे कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स। मतलब जो भी आपकी यहाँ पे मैकेनिकल वाइब्रेशन के फॉर्म में जो भी कुछ वेव आई हुई हैं, तो ये इनको किस में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे नर्व इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद देखेंगे इनर ईयर में आपको एक फ्लूइड मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पेरिलिम्फ इन द स्केला वेस्टिबुलाई एंड टिम्पेनाई, और इंडोलिम्फ आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे स्केला मीडियाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। फिर से देखेंगे इनर ईयर में जो है आपको दो तरीके के फ्लूइड मिलते हैं, एक हो जाएगा आपका पेरिलिम्फ और एक हो जाएगा आपका यहाँ पे इंडोलिम्फ। पेरिलिम्फ की अगर हम बात करें तो ये आपको कहाँ मिलेगा, स्केला वेस्टिबुलाई और यहाँ पे स्केला टेम्पेनाई में। लेकिन इंडोलिम्फ आपको कहाँ मिलेगा, तो इंडोलिम्फ जो है आपको कहाँ मिलेगा, स्केला मीडियाई में। देन हम बात करेंगे यहाँ पे वेस्टिबुलर सिस्टम की। देखिए जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर यहाँ पे बैलेंस और यहाँ पे स्पार्टियल ओरिएंटेशन के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम इसके कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल भी देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे वेस्टिब्यूल भी देखने को मिलेगा। सेमी सर्कुलर कैनाल की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है यहाँ पे जितनी भी रोटेशनल मूवमेंट होती हैं, ठीक है, जितनी भी रोटेशनल मूवमेंट है या फिर मोशन होती हैं वो जो है वेस्टिबुलर सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए जो है आपका यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन हम बात करें यहाँ पे वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल भी यहाँ पे फर्दरली डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक होता है आर्ट्रिकल और यहाँ पे सैक्यूल। ये क्या करता है, यहाँ पे डिटेक्ट करता है किसको, यहाँ पे लीनियर यहाँ पे मूवमेंट एंड यहाँ पे हेड के पोजीशन को। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट जो है वो किसके द्वारा जो है वो डिटेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल। और आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे जो है लीनियर मूवमेंट या फिर जो आपकी हेड पोजीशन वो प्रोन पोजीशन में है या फिर एक्सटेंशन है, यहाँ पे जो है डॉट कैसे है, यहाँ पे आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, यहाँ पे साइड वाइज है, यहाँ पे जो है बैकवर्ड है, तो इस पोजीशन को कौन जो है वो जो है यहाँ पे डिटेक्ट करता है, तो वो आपका कौन करता है, यहाँ पे वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल में भी कौन, यहाँ पे आर्ट्रिकल और यहाँ पे जो है आपका सैक्यूल। देन हम बात करें यहाँ पे ऑडिटरी नर्व, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉक्लियर नर्व। तो कॉक्लियर नर्व का जो मेन काम होता है वो क्या करती है, यहाँ पे ट्रांसमिट करती है किसको, यहाँ पे ऑडिटरी सिग्नल को फ्रॉम कॉक्लिया टू ब्रेन फॉर यहाँ पे इंटरप्रिटेशन। मतलब जो है क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए क्या करती है, जो नर्व का मेन काम क्या होता है, ये सिग्नल को जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो ट्रांसमिट करती हैं। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेंसरी फाइबर्स और कुछ यहाँ पे मोटर फाइबर्स होते हैं। एक कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे जो पेरिफेरी के सिग्नल ब्रेन तक ले जाते हैं, और कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे ब्रेन का सिग्नल जो है वो कहाँ पे लाते हैं, आपके यहाँ पे पेरिफेरी है। तो यहाँ पे जो सेंसरी सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पेरिफेरी सिग्नल को यहाँ पे ले जाने के लिए ब्रेन तक, और ब्रेन से जो सिग्नल जो है आपका पेरिफेरी ऑर्गन तक या फिर पेरिफेरी स्किन या फिर सर्फेस पे आता है वो होता है आपके मोटर नर्व के थ्रू। तो यहाँ पे भी जो है आपका ये ट्रांसमिट करेगा यहाँ पे ऑडिटरी सिग्नल
कॉकलिया से टू द ब्रेन फॉर्म फॉर इंटरप्रिटेशन, मतलब उसको जो है एक तरह से एनालाइज करने के लिए। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कि ब्लड सप्लाई क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर की ब्लड सप्लाई, मिडिल ईयर की, देन आफ्टर इनर ईयर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर की। तो यहाँ पे सेंसरी इनर्वेशन बाय यहाँ पे ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो यहाँ पे ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व कौन सी यहाँ पे सेंसरी इनर्वेशन होता है, जिसका ब्रांच यहाँ पे क्रेनियल नंबर, यहाँ पे क्रेनियल नंबर यहाँ पे V3 ट्राइजेमाइनल का जो V3 वाला होता है वो करता है। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे फेशियल नर्व जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे 7th क्रेनियल नर्व, देन यहाँ पे 10th क्रेनियल नर्व जिसको हम बोलते हैं वेगस नर्व। दीज आर द नर्व्स विच आर यहाँ पे सेंसरी इनर्वेशन फॉर एक्सटर्नल ईयर। देन हम बात करेंगे यहाँ पे मिडिल ईयर के लिए। तो मिडिल ईयर के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो हो जाएगी आपको ग्लोसोफेरेंजियल, दैट इज़ यहाँ पे 11th क्रेनियल नर्व। देन हम बात करेंगे यहाँ पे 9th क्रेनियल नर्व। देन हम बात करेंगे यहाँ पे इनर ईयर की। तो इनर ईयर जो है वो सप्लाइड होता है किसके द्वारा, यहाँ पे वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, दैट इज़ यहाँ पे जो आपकी ईयर्थ नर्व होती है वो सप्लाई करती है किसको, इनर ईयर को। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। तो हमारे जो एक्सटर्नल ईयर होता है तो सबसे पहले उसको कौन सप्लाई करता है, तो वो हो जाएगा ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, देन फेशियल नर्व एंड देन वेगस नर्व। मिडिल ईयर को सिर्फ एक नर्व सप्लाई करती है, डेट इज़ यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। और जो हमारा इनर ईयर होता है उसको भी सिर्फ एक नर्व ही सप्लाई करती है, डेट इज़ यहाँ पे वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो ये था आपका यहाँ पे नर्व सप्लाई ऑफ ईयर, डेट इज़ यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। देन हम कुछ यहाँ पे क्लिनिकल कोरिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा किसका, आपका मिडिल ईयर है। यहाँ पे मिडिल ईयर के इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया। देन ये कॉमनली इन चिल्ड्रन, मतलब जो है इस जो ओटाइटिस मीडिया का इन्फेक्शन होता है वो यूजली किस में देखा गया है, बच्चों में, ड्यू टू यहाँ पे स्टेचियन ट्यूब डिसफंक्शन, मतलब जो हमारी स्टेचियन ट्यूब के डिसफंक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। और इसके वजह से आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, सबसे पहले आपको ईयर पेन देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे फीवर भी हो जाएगा। फीवर के साथ साथ आपको यहाँ पे हियरिंग लॉस भी देखने को मिलेगा। हियरिंग लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हियरिंग लॉस की बात करें तो यहाँ पे हियरिंग लॉस दो टाइप के होते हैं। एक हो जाएगा आपका यहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस और एक हो जाएगा आपका यहाँ पे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो यहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम इन द एक्सटर्नल और मिडिल ईयर, मतलब जब कभी भी आपका एक्सटर्नल ईयर में या फिर जो है मिडिल ईयर में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे ऑटोस्क्लेरोसिस। देन हम बात करें यहाँ पे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, इसमें क्या होता है, यहाँ पे डैमेज टू द इनर ईयर और यहाँ पे ऑडिटरी नर्व, डेट इज़ यहाँ पे नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक्सटर्नल ईयर या फिर मिडिल ईयर का हियरिंग लॉस है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इसमें एग्जाम्पल आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑटोस्क्लेरोसिस। और कहीं मान लीजिए अगर यहाँ पे डैमेज हो कहाँ पे, जो हमारा इनर ईयर या फिर जो हमारी ऑडिटरी नर्व है उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में जो हम इसको क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जिसका एग्जाम्पल आपका नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। मतलब जो है हियरिंग लॉस जो है वो एक्स्ट्रा नॉइज़ की वजह से हुआ, जैसे कहीं भी डीजे चल रहा है उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे जो ईयर ड्रम होता है वो फट जाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, डेट इज़ यहाँ पे नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे वर्टाइगो। ये क्या होता है, ये एक तरह का यहाँ पे सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब होता है कि ऐसा लगेगा चक्कर आ रहा है, ठीक है, चक्कर आ रहा है। ऑफन ड्यू टू द प्रॉब्लम इन द सेमी सर्कुलर कैनाल ऑब्लिक यहाँ पे वेस्टिब्यूल। और इसमें इसको मतलब जो है मेन कॉज इसका क्या होता है, जो आपका यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल होता है या फिर जो आपका यहाँ पे वेस्टिब्यूल होता है, ये क्या है, ये मेन कल्प्रिट हैं फॉर द सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग, डेट इज़ यहाँ पे वर्टाइगो। टिनाइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टिनाइटिस में क्या होता है, यहाँ पे रिंगिंग इन द ईयर, मतलब ऐसा लगेगा कि आपको कोई हमारे कान में रिंग मतलब जो है कोई घंटी बजा रहा है, ठीक है। ऑफन लिंक टू यहाँ पे कॉक्लियर डैमेज और यहाँ पे वेस्कुलर इशू, मतलब जब कभी भी आपका यहाँ पे जो कॉक्लियर होता है वो डैमेज हो जाए देन आपको ऐसा लगेगा कि कान के पास कोई घंटी बजा रहा है। या फिर जो अगर मान लीजिए कोई वैस्कुलर इशू हो, कोई यहाँ पे आर्टरी नर्व या फिर जो है आपका यहाँ पे कैपिलरीज या फिर जो वेन्स जो है डैमेज हो गई हो, तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे टिनाइटिस दैट इज रिंगिंग इन द ईयर जो है यूजली सुनाई देता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे बैरोट्रोमा की। तो बैरोट्रोमा क्या होता है, यहाँ पे बैरोट्रोमा कॉज्ड बाय यहाँ पे सडन चेंज इन एयर प्रेशर, मतलब क्या होता है कि कभी कभी सडन चेंज हो जाएगा एयर प्रेशर में, उसकी वजह से जो है क्या होता है, यहाँ पे आपको बैरोट्रोमा देखने को मिलेगा। और ये अफेक्टिंग करते किसको, हमारे टिम्पैनिक
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मिडिल ईयर। जब कभी भी अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी यहाँ पे फ़्लाइट की जर्नी की होगी तो यहाँ पे जब फ़्लाइट जो है ज़्यादा ऊपर लेके जाता है तो आपने देखा होगा कि हमारे कान से टक टक की आवाज़ आती है। वो क्या करता है, यहाँ पे प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। यूजली जो आपने अगर एरोप्लेन या फिर जो है किसी चीज़ में जो है जो है सफ़र किया हो तो आपको जो है ये जो है एहसास हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं किया होगा तो इस बार अगर कभी आपको मौका मिले तो फिर इसको आप जो है यहाँ पे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देन अभी तक हमने जो पढ़ा है ना तो उसके रिलेटेड और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे वन लाइनर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पार्ट ऑफ पिन्ना लाइंग बिटवीन यहाँ पे असेंडिंग क्रेस्ट ऑफ द हेलिक्स एंड ट्रेगस स्कार्ड। मतलब जो है यहाँ पे पिन्ना का कौन सा पार्ट लाई करता है, यहाँ पे असेंडिंग क्रेस्ट ऑफ हेलिक्स और ट्रेगस, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इंसिसुरा टर्मिनलिस बोलते हैं। यहाँ पे मेजर पार्ट ऑफ द स्किन ऑफ द पिन्ना इज सप्लाइड बाई, मतलब जो हमारा पिन्ना है तो उसको जो है मेनली जो है कौन सप्लाई करता है, तो यहाँ पे जो आपकी ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व होती है वो सप्लाई करती है यहाँ पे मेजर पार्ट स्किन ऑफ द पिन्ना। और यहाँ पे जो है अर्नोल्ड नर्व की अगर हम बात करें तो अर्नोल्ड नर्व किसकी ब्रांच है, तो वो जो हमारा वेगस नर्व है उसकी ब्रांच है। कौन, यहाँ पे अर्नोल्ड नर्व। यहाँ पे न्यूबॉर्न की अगर बात करें विच पार्ट ऑफ यहाँ पे एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल इज एब्सेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो बोनी पार्ट होता है वो मतलब जो नवजात बच्चा होता है उसमें जो है एब्सेंट होता है। फिशर ऑफ सेंटोर्नी की अगर बात करें तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, तो ये देखने को मिलेगा जो हमारा कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। देखिए दो पार्ट होता है, एक हो जाएगा आपका यहाँ पे कार्टिलेजिनस पार्ट और एक हो जाएगा आपका बोनी पार्ट। लेकिन आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपको जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे कार्टिलेजिनस पार्ट में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे जो कफ, यहाँ पे जो आपका कफ है रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट क्लीनिंग ऑफ ईयर कैनाल मीडिएटेड बाई स्टिमुलेशन ऑफ विच क्रेनियल नर्व, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ यहाँ पे वेगस नर्व। हमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है फॉर्म करती है एक एंगल हाउ मेनी डिग्री टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, तो कितने डिग्री पे जो है वो बनाती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 45 डिग्री। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो है कॉर्नर सेप्टम परसिस्टेंट फॉर विच सूचर, यहाँ पे जो है आपका पेट्रोस्क्वेमस सूचर विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई यहाँ पे मेस्टॉइड एंट्रम। अब यहाँ पे देन हम देखेंगे कि स्पेस बिटवीन यहाँ पे पार्स प्लेसिडा एंड नेक ऑफ मेलियस, मतलब जो है पार्स प्लेसिडा और यहाँ पे नेक ऑफ मेलियस के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रुस्केक स्पेस। देन यहाँ पे पार्ट ऑफ यहाँ पे मिडिल ईयर अराउंड द टिम्पैनिक ऑरिफिस ऑफ द स्टेचियन ट्यूब, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे प्रो टिम्पैनम। साइट ऑफ एग्जिट ऑफ यहाँ पे कोडा टिम्पेनी फ्रॉम द मिडिल ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कैनाल ऑफ यहाँ पे हुगरिर। देन हम बात करें यहाँ पे सेक्टम ऑफ बोनी पार्ट विच एटिक वॉल, दैट इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे आउटर वॉल हो जाएगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे जो है यहाँ पे पोटोलुअस यहाँ पे स्टेचियन ट्यूब इज़ कॉमनली सीन इन, तो यहाँ पे रैपिड वेट लॉस और यहाँ पे पोस्ट प्रेगनेंसी के कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। द इलेक्ट्रोड ऑफ यहाँ पे कॉकलियर इम्प्लांट इज प्लेस्ड इनटू, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है यहाँ पे कॉकलियर, मान लीजिए किसी को कॉकलियर प्लांट हुआ है तो वो कहाँ पे किया जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका स्केला टिम्पेनाइड यहाँ पे आपका राउंड विंडो पे। इंडोलिम्फ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये हो जाएगा आपका मेम्ब्रेनस जो है इन लैम्बरेंथ में, जो कि रिच होता है किसमें, यहाँ पे पोटेशियम में। देन यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टेचियन ट्यूब यहाँ पे 36 mm की होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर यहाँ पे इंडोलिम्फ सिक्रेशन, तो वो हो जाएगा आपका स्ट्राया वास्कुलरिस। यहाँ पे डक्ट ऑफ कोक्लिया, कोक्लिया का वह डक्ट जो कि क्या करता है यहाँ पे कनेक्टिंग द सब एरेक्नोइड स्पेस, इसको हम बोलते हैं एक्वाडक्ट ऑफ कोक्लिया। इंडोलिम्फेटिक डक्ट, इंडोलिम्फेटिक डक्ट यहाँ पे इज फॉर्म्ड बाई, तो किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे यूट्रिकल और यहाँ पे स्कैकुलर डक्ट। यहाँ पे कॉक्लियर डक्ट की बात करें तो इसको क्या है यहाँ पे स्केला मीडियाई। कॉक्लियर डक्ट इज कनेक्टेड टू स्कैकुला बाई यहाँ पे डक्टस यहाँ पे रीयूनियंस के द्वारा। स्केला मीडियाई की अगर हम बात करें सेपरेटेड फ्रॉम स्केला टिम्पेनाई बाई यहाँ पे बैसिलर मेम्ब्रेन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो आपकी स्केला मीडियाई है सेपरेट फ्रॉम यहाँ पे स्केला वेस्टिबुलर बाई यहाँ पे रिसनर्स मेम्ब्रेन। तो ये कुछ थे आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो कि एसोसिएट किए थे आपके यहाँ पे इनर ईयर, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ईयर हम ईयर की पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये आपके कॉमन जो है एमसीक्यूज जो है ऐसे वन लाइनर पूछे जा सकते हैं, तो इसको जो है आप एक बार अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे की प्रिंसिपल ऑफ हियरिंग।
देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे कुछ आपके की प्रिंसिपल ऑफ हियरिंग, मतलब जो है हियरिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे हम जो है यहाँ पे साउंड कैसे आता है, फिर वो किस में चेंज होता है, फिर कैसे वो हमारे एक्सटर्नल ईयर से यहाँ पे मिडिल ईयर में जाता है, मिडिल ईयर से जो है आपका यहाँ पे इनर ईयर में जाता है, फिर वहाँ से वो वेव के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर जो है आपको उसको साउंड को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे जो साउंड ट्रांसमिशन, अगर हम पाथवे की बात करें तो यहाँ पे देखिए दो कंडक्शन होता है, एक हो जाएगा आपका यहाँ पे एयर कंडक्शन और एक हो जाएगा आपका यहाँ पे बोन कंडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एयर कंडक्शन। तो यहाँ पे जो आपकी साउंड वेव आती है, ठीक है, ये ट्रेवल थ्रू यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर, मतलब जो है देखिए एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट से सबसे पहले कौन कनेक्ट होता है, तो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो किससे कनेक्ट होता है, हमारे आउटर इन्वायरमेंट से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले साउंड जो है वो कहाँ ट्रेवल करके आएगी, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, अब वहाँ पे जैसे ही आएगी तैसे क्या करेगी, ये क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट के बाद क्या होगा, जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, वाइब्रेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये ट्रांसमिट होगा जो साउंड है आपका, कहाँ पे, वाया द एयर ओसाइकल्स टू द कॉक्लिया, मतलब ईयर ओसाइकल यहाँ पे मैलियस इनकस स्टेप के द्वारा जो है ये कहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा, यहाँ पे कॉक्लिया पे। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका यहाँ पे बोन कंडक्शन। बोन कंडक्शन में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे होगा वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली थ्रू द स्कल बोन टू दी यहाँ पे कॉक्लिया बाई पासिंग द एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे एयर कंडक्शन आएगा जो कि साउंड वेव को क्या करेगा, ट्रेवल कराएगा कहाँ से, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर से। एक्सटर्नल ईयर क्या करेगा, यहाँ पे वाइब्रेट करेगा किसको, यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। उसके वजह से जो यहाँ पे साउंड है वो ट्रांसमिट होगा कहाँ पे, ईयरोसाइकिल, डेट इज़ यहाँ पे मैलियस इनकस स्टेप्स, और उसके थ्रू जो है वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कॉक्लिया में। कॉक्लिया के बाद क्या होगा, यहाँ पे बोन कंडक्शन का जो है सिस्टम वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, और ये वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसमिट होगी कहाँ पे, डायरेक्टली थ्रू द स्कल बोन, मतलब जो है स्कल बोन के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है कहाँ पे, हमारे कॉक्लिया पे, बाईपासिंग द एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बोन कंडक्शन। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉक्लियर फंक्शन की। तो यहाँ पे जो आपका कॉक्लिया होता है उसका क्या फंक्शन होता है, तो सबसे पहले हमारे कॉक्लिया में क्या होते हैं आपके, यहाँ पे हो जाएंगे आपके हेयर सेल्स इन द कॉक्लिया, कन्वर्ट कर दें किसको, यहाँ पे मैकेनिकल वाइब्रेशन को इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो आपके कॉक्लियर की अगर हम बात करें तो कॉक्लियर में पाए जाते हैं आपके हेयर सेल। हेयर सेल का मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आपका मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जो है वो डिटेक्ट एट द कॉक्लियर बेस। यहाँ पे जो हमारा कॉक्लियर बेस होता है वहाँ पे आपको यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी जो है साउंड जो है वो डिटेक्ट होगा, वाइल यहाँ पे जो आपका लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है वो डिटेक्ट होता है कहाँ पे, यहाँ पे एपेक्स में। तो यहाँ पे आपका वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा कि यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो है कॉक्लिया के किस वाले पोर्शन में जो है वो डिटेक्ट होता है। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी जो है आपका बेस में, और यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपके एपेक्स में डिटेक्ट होता है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे आपका यहाँ पे न्यूरल पाथवे का। तो यहाँ पे न्यूरल पाथवे में क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ट्रेवल करता है बाय द कोक्लियर नर्व। कोक्लियर नर्व यहाँ पे आपका एर्थ नर्व जो होती है उसके थ्रू टू दी यहाँ पे ब्रेन स्टेम, देन यहाँ पे ऑडिटरी कॉर्टेक्स फॉर इंटरप्रिटेशन। उसके बाद कहाँ पे देखिए ब्रेन स्टेम से कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे ऑडिटरी कॉर्टेक्स के लिए, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में क्यों जाती है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ हियरिंग टेस्ट के, कि कौन कौन से टेस्ट जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं कहाँ पे, हियरिंग। अगर मान लीजिए किसी को हियरिंग लॉस हो गया है तो कौन से टेस्ट जो है वो क्या करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे रेनी टेस्ट। रेनी टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसका क्या पर्पज होता है, इसका पर्पज होता है कंपेयर करना किसको, देखिए दो तरीके के आपके कंडक्शन होते हैं, एक हो जाएगा आपका एयर कंडक्शन, दूसरा हो जाएगा आपका बोन कंडक्शन, टू आइडेंटिफाई द हियरिंग लॉस। मतलब हियरिंग लॉस को जो है आइडेंटिफाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका रेनी टेस्ट होता है इसको जो है हम कंपेयर करेंगे किससे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एयर कंडक्शन, दूसरा जो हो जाएगा आपका बोन कंडक्शन। अगर हम इसके मेथड की अगर हम बात करें तो मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब जो है हमारा जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क होता है उसको हम लेंगे और उसको कहाँ पे रखेंगे, जो हमारा ये मेस्टॉइड प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ईयर के पीछे आपने देखे यहाँ पे एक जो है यहाँ पे बोन होती है जो थोड़ी सी उभरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उस पर हम रखेंगे और यहाँ पे बोन टेस्ट जो है वो क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे बोन के कंडक्शन को। वंस द साउंड इज़ नो लॉन्गर हियर्ड
प्लेस द फॉग नियर द ईयर कैनाल एंड टेस्ट द एयर कंडक्शन। अगर जब जो है बहुत समय तक अगर जो है क्या हुआ कि आपको जो है कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम ले जाएंगे कहाँ पे, ईयर कैनाल में टेस्ट करने के लिए, किसको, यहाँ पे एयर के कंडक्शन को। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल भी हियरिंग हो सकती है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी हो सकता है, सेंसरो न्यूरिंग हियरिंग लॉस हो सकता है। देखिए क्या क्या कंडीशन होती है। नॉर्मल जो है हियरिंग लॉस में क्या होता है कि यहाँ पे एयर कंडक्शन जो है इज़ ग्रेटर देन यहाँ पे बोन कंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एयर कंडक्शन लाउडर देन बोन कंडक्शन, मतलब एयर कंडक्शन जो है वो लाउडर होगा एज कम्पेयर टू हमारे बोन कंडक्शन। लेकिन यहाँ पे अगर किसी को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो उस कंडक्शन में क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपकी बोन कंडक्शन है वो लाउडर होगी एज कम्पेयर टू आपका एयर कंडक्शन। और यहाँ पे सेंसोरी न्यूरिंग हियरिंग लॉस में क्या होता है, इसमें भी आपको यहाँ पे एयर कंडक्शन जो है वो ग्रेटर देन यहाँ पे बोन कंडक्शन, बट यहाँ पे रिड्यूस्ड ओवरऑल साउंड परसेप्शन। देखिए दोनों में, देखिए यहाँ पे नॉर्मल में और यहाँ पे सेंसरी न्यूरिंग हियरिंग लॉस में क्या होता है, दोनों कंडीशन सेम है, दोनों में यहाँ पे एयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन बोन कंडक्शन। बट यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे सेंसरो न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है कि यहाँ पे जो ओवरऑल साउंड का परसेप्शन होता है वो क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे एक और टेस्ट को, जिसको हम बोलते हैं वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसका पर्पज़ क्या होता है, डिटेक्ट करना यहाँ पे लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड, डेट इज़ यहाँ पे इंडिकेट यहाँ पे यूनिलेटरल हियरिंग लॉस। मतलब जो है कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं कि मेरे एक कान से आवाज़ सुनाई दे रही है और दूसरे कान में जो है क्या होता है, यहाँ पे आवाज़ जो है वो नहीं सुनाई दे रही है, ठीक है। इसमें मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लेस किया जाता है एक यहाँ पे वाइब्रेटिंग ट्यूनोफॉर्क इन द मिड लाइन ऑफ द फोरहेड, मतलब जो फोरहेड के मिड लाइन में जो है एक जो है आपका जो ट्यूनिंग फॉर्क को क्या किया जाता है, यहाँ पे जो है प्लेस किया जाता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे रिजल्ट की। तो नॉर्मल हियरिंग में क्या होता है, तो नॉर्मल हियरिंग में आप देखेंगे कि साउंड हियर्ड इक्वली इन बोथ ईयर, मतलब जो है दोनों जो हमारे कान है दोनों से आपको जो है प्रॉपर अमाउंट में और इक्वल अमाउंट में जो है क्या होगा, आपको जो है हियरिंग सुनाई देगी या फिर कोई साउंड है वो सुनाई देगा। लेकिन अगर किसी को मान लो यहाँ पे कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे साउंड लेटरलाइज्ड टू दी अफेक्टेड ईयर। तो साउंड कहाँ पे लेटरलाइज हो जाएगा, जो हमारा ईयर जो है अफेक्टेड है वहाँ पे। और यहाँ पे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे साउंड जो है वो लेटरलाइज टू अनअफेक्टेड ईयर। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे प्योर टोनो ऑडियोमेट्री। प्योर टोनो ऑडियोमेट्री की अगर हम बात करें तो ये कंडीशन होता है जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट करते हैं, यहाँ पे क्वांटिफाई द डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, मतलब जो है किस डिग्री का हियरिंग लॉस जो है इसमें हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पेशेंट जो है ना उसको क्या करेंगे, यहाँ पे वियर करेंगे हेडफोन एंड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ टोन्स। मतलब पेशेंट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडफोन पहनाएंगे और उसको जो है हम कोई साउंड जो है या फिर कोई टोन जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में सुनाएंगे उसकी इंटेंसिटी को, ताकि जो है हमको पता लगा सके कि किस डिग्री का हियरिंग लॉस उसमें हुआ है। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एयर कंडक्शन का थ्रेशोल्ड एंड बोन कंडक्शन का थ्रेशोल्ड अक्रॉस द फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी पे जो है आपको यहाँ पे एयर कंडक्टिंग थ्रेशोल्ड मिल रहा है और कितनी मतलब जो है फ्रीक्वेंसी पे आपको यहाँ पे बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड मिल रहा है। इसको जो है हम किससे जो है मेजर करते हैं, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे टिम्पैनोमेट्री। टिम्पैनोमेट्री की अगर हम बात करें तो इसका पर्पज, मेथड, रिजल्ट, नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको करते क्यों हैं। तो इसको जो है हम करते हैं क्यों, यहाँ पे इवेलुएट करने के लिए जो हमारा मिडिल ईयर फंक्शन है और यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मोटेलिटी क्यों, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मोटेलिटी को और यहाँ पे इवेलुएट मिडिल ईयर के फंक्शन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे टिम्पैनोमेट्री। मेथड की बात करें तो यहाँ पे प्रोब अल्टर ईयर कैनाल प्रेशर यहाँ पे वाइल इमिटिंग ए टोन। रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि नॉर्मल कंप्लायंस एंड प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एब नॉर्मल में क्या होगा, यहाँ पे जो आपका कंप्लायंस है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लूइड हो जाएगा कहाँ पे, आपका मिडिल ईयर में, या फिर जो है आपको परफोरेशन भी देखने को मिलेगा। देन हम बात करें यहाँ पे ऑटोकास्टिक इमिशन, जिसको हम बोलते हैं OAE। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो है एसेस करते हैं किसको, यहाँ पे कॉकलियर को और यहाँ पे आउटर हेयर सेल के फंक्शन को। तो यहाँ पे मेथड की बात करें तो यहाँ पे साउंड जो है वो इमिटेड इनटू ईयर कैनाल
एंड ईयर्स रिस्पॉन्स इज मेजर्ड। मतलब जो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे साउंड जो है उसको क्या करेंगे, इमिट करेंगे किसमें, एयर कैनाल में। उसके बाद हम उसके रिस्पॉन्स को जो है वो मेजर करेंगे, उसके वजह से पता चलेगा कि जो है कैसा जो है आपका हियरिंग लॉस जो है यहाँ पे है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे रिजल्ट की, तो यहाँ पे प्रेजेंट, अगर यहाँ पे ऑटो अकॉस्टिक इमिशन जो है वो प्रेजेंट है देन इसको हम बोलेंगे नॉर्मल कॉक्लियर फंक्शन। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जो है एब्सेंट है यहाँ पे अकॉस्टिक ईयर इमिशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो आपका कॉक्लियर है वो डैमेज है, इसको जो है वो क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। दैट इज़ यहाँ पे सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस जो है आपको इंडिकेट करेगा। देन बात करें हम यहाँ पे, मान लीजिए कि अगर ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड रिस्पॉन्स, ये जो है एक टेस्ट होता है जिसको हम परफॉर्म करते हैं इवेलुएट करने के लिए, किसको, ऑडिटरी नर्व और यहाँ पे ब्रेन स्टेम पाथवे। मतलब जो है अगर मान लीजिए आपका कोई ऑडिटरी नर्व है उसमें कोई डैमेज हो गया हो, या फिर जो आपका यहाँ पे ब्रेन स्टेम का पाथवे हो उसमें डैमेज हो गया, तो उस कंडीशन में एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम यहाँ पे ऑडिटरी इवोक्ड रिस्पॉन्स। इसका मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है वो प्लेस्ड की जाती है कहाँ पे, जो हमारा स्काल्प होता है वहाँ पे, एंड रिस्पॉन्सेज टू साउंड स्टिमुलाई आर रिकॉर्डेड। मतलब जो है मान लीजिए इलेक्ट्रोड को हमने प्लेस कर दिया कहाँ पे, स्काल्प पे। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा, यहाँ पे हम कुछ साउंड स्टिमुली देंगे और वो जो स्टिमुली के द्वारा जो आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके वजह से जो है हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है आपका कोई ऑडिटरी नर्व डैमेज है या फिर जो है आपका यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आपके ब्रेन स्टेम के पाथवे में। यहाँ पे क्लिनिकल यूज़ की अगर हम बात करें तो ऑफन यूज्ड इन न्यू बॉर्न यहाँ पे स्क्रीनिंग। कभी कभी जो है नवजात जो बच्चे होते हैं ना, जो पैदा होते हैं, उनके ऊपर जो है हमको ये मतलब जो है हम इसको यूजली करते हैं टू डिटेक्ट यहाँ पे जो है रेट्रोकॉक्लियर लीजन। मतलब मान लीजिए कोई रेट्रोकॉक्लियर बच्चों में लीजन तो नहीं है, तो उसको यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेन स्टेम यहाँ पे ऑडिटरी इवोक्ड रिस्पॉन्स। देन हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, मतलब कितने तरीके की जो है आपकी यहाँ पे हियरिंग लॉस हो सकती है। तो यूजुअली जो है आपकी यहाँ पे 3 तरीके की हियरिंग लॉस होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाएगा, देन यहाँ पे सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस हो जाएगा, देन यहाँ पे मिक्स्ड हियरिंग लॉस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस। देखो यहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस की अगर हम बात करें तो यूजली किसके द्वारा होता है, तो ये इशू जो होता है कहाँ पे, हमारा जो एक्सटर्नल या फिर जो आपका मिडिल ईयर होता है उसमें ही यूजली क्या होता है, यहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है वो देखने गया है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, यहाँ पे सीरोमिन का इम्पैक्शन, यहाँ पे जो है आपका जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो हमारे सिलुमिनस ग्लैंड से निकलता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाए उसके वजह से, या फिर जो है यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया, यहाँ पे मिडिल ईयर का कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर जो है यहाँ पे ऑटोस्क्लेरोसिस हो गया हो। इन कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है वो देखने को मिलेगा। टेस्ट रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप उसमें रैनी टेस्ट कराएंगे तो वहाँ पे आपको बोन कंडक्शन इज ग्रेटर देन ईयर कंडक्शन देखने को मिलेगा। वेबर टेस्ट अगर आप कराएंगे तो यहाँ पर लेटरलाइजेशन ऑफ अफेक्टेड ईयर, मतलब जो ईयर आपका अफेक्टेड होगा तो वहाँ पे आपको लेटरलाइज जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है यहाँ पे कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ या तो कॉक्लिया या फिर आपका ऑडिटरी नर्व। जब कभी भी आपका कॉक्लिया डैमेज हो जाए या फिर जो आपके यहाँ पे ऑडिटरी नर्व डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में जो है आपको यहाँ पे सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस जो है वो देखने को मिलता है। और इसका एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे नॉइज इंड्यूस्ड जो है डैमेज, कभी कहीं जो होता है बहुत तेज़ डीजे जो है वो आपको, आपने देखा होगा शादी हो गया या फिर कोई फंक्शन हो गया तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे डीजे की जो साउंड या फिर जो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉइज इंड्यूस्ड डैमेज। या फिर जो है यहाँ पे प्रेस बाइकोसिस या फिर जो आपको यहाँ पे मिनियर्स डिजीज़ हो गई हो तो उसके वजह से भी आपको यहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिलेगी। टेस्ट रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेनिश टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेनिश टेस्ट में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एयर कंडक्शन जो होता है यहाँ पे वो बोन कंडक्शन से ज़्यादा होता है। ठीक है, बट यहाँ पे रिड्यूस्ड ओवरऑल साउंड परसेप्शन, लेकिन जो आपका ओवरऑल साउंड का परसेप्शन होगा वो आपको यहाँ पे लॉस या डेट इज़ यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वेबर टेस्ट की। तो वेबर टेस्ट में क्या होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे लेटरलाइज करेगा यहाँ पे अनअफेक्टेड, लेटरलाइज टू दी अनअफेक्ट, मतलब जो आपका अनअफेक्टेड जो ईयर होगा वहाँ के उधर आपको लेटरलाइज जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे मिक्स्ड हियरिंग लॉस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पे कंडक्टिव एंड यहाँ पे सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस का जो है कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे क्लिनिकल कोरिलेशन की। यहाँ पे प्रेस बाइकोसिस जो कि क्या है आपका यहाँ पे एज रिलेटेड क्या है आपका यहाँ पे
हियरिंग लॉस, प्राइमरली अफेक्टिंग यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस की। इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे डैमेज टू यहाँ पे जो कॉक्लियर ईयर, मतलब जो हमारा कॉक्लियर ईयर होता है वो क्या हो जाएगा आपका डैमेज हो जाएगा, कॉक्लियर हेयर सेल फ्रॉम द यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द लाउड साउंड। और लाउड साउंड आपको कहाँ देखने को मिला है, यूजली जो है आपको किसी की शादी हो या फिर जो है आप कहीं रात में डीजे पार्टी पे गए हुए हैं तो वहाँ पे रात भर आपको यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो देखने को मिलेगा। उसके वजह से आपको यहाँ पे नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो सकता है, जो कि क्या करेगा आपका डैमेज करेगा किसको, यहाँ पे कॉक्लियर हेयर सेल्स को। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे मिनियस डिजीज़ में, मिनियस डिजीज़ में क्या होता है यहाँ पे एपिसोडिक आपको यहाँ पे वर्टाइगो, टेनाइटिस और यहाँ पे हियरिंग लॉस जो है देखने को मिलेगा ड्यू टू यहाँ पे एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। यहाँ पे मिनियस डिजीज़ का एक ट्रायड होता है जिसमें आपको यहाँ पे वर्टाइगो देखने को मिलेगा, टिनाइटिस भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको हियरिंग लॉस। तो ये 3 कंडीशन अगर आपको मिल जाए तो आपको जो है कुछ सोचना है नहीं, फिर आंख बंद करना है और यहाँ पे मेनियस डिजीज ऑप्शन टिक कर देना है। देन आफ्टर बात करें यहाँ पे एकॉस्टिक न्यूरोमा की, ये क्या है, एक तरह का बेनाइन ट्यूमर होता है जो कि अफेक्ट करता है किसको, यहाँ पे वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व कॉजिंग यहाँ पे प्रोग्रेसिव, और इसके वजह से आपको क्या हो जाएगा प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हियरिंग मैकेनिज्म से। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर की डिजीजेस, और एक्सटर्नल ईयर की डिजीज में सबसे पहली तो कौन सी डिजीज़ है यहाँ पे ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिसको हम बोलते हैं स्विमर्स ईयर। ठीक है, यहाँ पे डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका इन्फ्लेमेशन या फिर जो है इन्फेक्शन, कहाँ पे जो हमारी एक्सटर्नल यहाँ पे ऑडिटरी कैनाल होते हैं, जब कभी भी क्या हो जाए यहाँ पे जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाए या फिर जो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। अगर हम इसके कॉज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके कॉज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बैक्टीरियल कॉज, फंगल कॉज या फिर प्रोलॉन्ग्ड मॉइस्चर एक्सपोजर की वजह से भी ये हो सकता है। तो बैक्टीरियल कॉज में जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉज करते हैं यहाँ पे ओटाइटिस एक्सटर्ना को। तो सबसे पहला हमारा आ जाए यहाँ पे सीडोमोनास एरिजिनोसा, सीडोमोनास एरिजिनोसा, देन यहाँ पे स्टेफाइलोकोकल ऑरियस हो जाएगा। देन फंगल की अगर हम बात करें तो इसमें 2 आते हैं, एक हो जाएगा आपका यहाँ पे एस्परजिलस और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे कैंडिडा। और मान लीजिए अगर किसी को यहाँ पे प्रोलॉन्ग मॉइस्ट एक्सपोजर, तो इसको बोलते हैं यूजली कहाँ पे स्विमिंग में, स्विमिंग जब आप बहुत लंबे टाइम तक करते हैं तो क्या होता है कि आपको यहाँ पे आप जो है किसके प्रोफाउंड में रहते हैं यहाँ पे प्रोलॉन्ग मॉइस्चर के, तो उसके वजह से जो है आपको यहाँ पे ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है। इसलिए इसका जो है कॉमन नेम क्या है यहाँ पे स्विमर्स ईयर जो है वो रखा गया है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ईयर में पेन होगा, यहाँ पे वर्स विथ ट्रैगस मैनिपुलेशन, मतलब जो ये आपका यहाँ पे देखिए एक मिनी तरह का यहाँ पे एलिवेशन स्ट्रक्चर है ना, तो इसको जब आप यहाँ पे टच करेंगे तो ये क्या करेगा, बहुत ही सीवियर पेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे ओटाइटिस एक्सटर्ना, जो कि यहाँ पे क्या हो गया है आपका जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस है उसमें क्या हो जाएगा इन्फ्लेमेशन जो है या फिर इन्फेक्शन हो गया, किसकी वजह से, यहाँ पे कुछ फंगस होते हैं उनकी वजह से, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से, या फिर जो है जो पर्सन है वो लंबे समय तक जो है मॉइस्चर के एक्सपोजर में रहा हो, जैसे एग्जांपल स्विमिंग के में, तो इस कंडीशन को जो है वो जनरेट हो सकती है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे इचिंग इन द ईयर कैनाल, मतलब यहाँ पे इचिंग आपको खुजलाहट भी होगी कहाँ पे ईयर कैनाल में। ठीक है, यहाँ पे डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर कैनाल, यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा और डिस्चार्ज में भी प्रूडेंट भी हो सकता है या फिर जो है आपका सीरियस भी हो सकता है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्वेलिंग और रेडनेस भी देखने को मिलेगी कहाँ पे हमारा जो ईयर कैनाल है वहाँ पे। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रीटमेंट में आप क्या देंगे, सबसे पहले तो हम देंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के क्यों देंगे, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है वो यूजुअली जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए सबसे पहले हम क्या देंगे यहाँ पे एंटीबायोटिक के यहाँ पे ईयर ड्रॉप। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एंटी फंगल ड्रॉप्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे एंटी फंगल ड्रॉप फॉर फंगल इन्फेक्शन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एनाल्जेसिक देंगे, हम जो पेन हो रहा है उस इन्फेक्शन की वजह से तो उसको जो है रिलीफ देने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एनाल्जेसिक देंगे। देन अवॉइड करेंगे यहाँ पे वाटर एक्सपोजर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, मतलब जो है जैसे जैसे आप मतलब जितने टाइम तक उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो उस दौरान जो है आपको क्या करना है, उसको जो है क्या वाटर से जो है क्या करना है, दूरी बना के रखनी है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना की बात करें तो ये एक तरह की सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है जो कि क्या है यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में होता है और उसके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे, और सराउंडिंग स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा यहाँ पे स्कल बेस,
दैट इज़ यहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैलिग्नेंट का ही मतलब ही होता है कि ये खतरनाक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो जाएगा किसका, हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है और जो उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर, मतलब जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अगल बगल के जो स्ट्रक्चर हैं आजू बाजू के, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है बेस ऑफ द स्कल, दैट इज ऑस्टियोमाइलाइटिस। देन हम बात करें इसके कॉज की, तो इसका कॉज क्या होगा, तो यहाँ पे कॉज की अगर हम बात करें तो कॉज जो है वो यूजली क्या है, यहाँ पे सीडोमोनास एरिजुनोसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या कॉज करता है, यहाँ पे मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। यहाँ पे जो है इसको कॉमन है किसमें, यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट में भी ये बहुत कॉमन होता है, और यहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जाहिर सी बात है जब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सिस्टम जो है आपका पहले से ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आपको यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज़ से जो अटैक होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में ये जो है वो कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सिम्टम्स की, तो यहाँ पे सीवियर ईयर पेन होगा, ऑफन कहाँ पे, रात के टाइम, फाउल जो है स्मेलिंग डिस्चार्ज, और यहाँ पे क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट, दैट इज यहाँ पे फेशियल नर्व पाल्सी भी। यहाँ पे देखिए रेड, यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है आपको इस कंडीशन में देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, यहाँ पे ये डिस्चार्ज है, और इसी डिस्चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा आपको फाउल स्मेलिंग जो है वो देखने को मिलेगी। देन डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें क्या करेंगे हम, सीटी और एमआरआई फॉर बोनी इन्वॉल्वमेंट। हम यहाँ पे सबसे पहले सीटी और एमआरआई करेंगे और इसको चेक करेंगे कि क्या कोई बोनी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। देन आफ्टर हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। एक चीज़ और, यहाँ पे कल्चर फॉर ईयर, यहाँ पे डिस्चार्ज, यहाँ पे ईयर डिस्चार्ज के कल्चर को भी हम परफॉर्म करेंगे। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड आईवी एंटीबायोटिक्स जो है वो देना पड़ेगा। देन आफ्टर हम उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स में क्या है, यहाँ पे सेफ्ट्रा जीटीम, और यहाँ पे जो पिप्रासिलीन, यहाँ पे टोजाबैक्टम, यहाँ पे टोजाबैक्टम जो है वो देंगे। देन सर्जिकल डिब्राइटमेंट की बात करें तो सर्जिकल डिब्राइटमेंट अगर केस जो है आपका सीवियर हो गया है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्जिकल डिब्राइटमेंट करेंगे, ठीक है, सीवियर केस में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे थर्ड कंडीशन की, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर से, जिसको हम बोलते हैं ऑरिकुलर हेमाटोमा। ऑरिकुलर हेमाटोमा की अगर हम बात करें तो इसकी डिफिनेशन, कॉज, सिम्टम्स, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन एंड देन ट्रीटमेंट। तो डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे डिफिनेशन में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा किसका, ब्लड का, बिटवीन द कार्टिलेज एंड द स्किन ऑफ द ऑरिकल। मतलब जो है कि यहाँ पे देखिए ऑरिकुलर हेमाटोमा, मतलब जो है इसके वर्ड्स को ही अगर आप यहाँ पे ब्रेक डाउन करें तो यहीं से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। हेमाटोमा डेट इज़ यहाँ पे ब्लड, ऑरिकुलर मतलब यहाँ पे ऑरिकल, तो यहाँ पे जो आपकी ऑरिकल की स्किन और यहाँ पे जो कार्टिलेज होता है उनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑरिकुलर हेमाटोमा। कॉज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रोमा टू द ईयर। अब ट्रोमा आपको यूजली कहाँ लग सकता है, अगर आप यहाँ पे रेसलिंग कर रहे हैं तब लग सकता है, या फिर किसी के साथ आप बॉक्सिंग कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या होता है, किसी ने आपको पंच मारा, वो पंच कहाँ लगा, आपके यहाँ पे ईयर पे, और वहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया, यूजुअली जो आपका कार्टिलेज है या फिर जो स्किन ऑफ ऑरिकल है वहाँ पे, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑरिकुलर हेमाटोमा। उसकी वजह से जो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्वॉलन हुआ, ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे वो जो एरिया है वो स्वेल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे टेंडर ऑरिकुलर, अब उसको जब आप टच करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पेन का सेंसेशन पता चलेगा। देन यहाँ पे फ्लैक्यूटेंट मास ओवर द ईयर कार्टिलेज, यहाँ पे आपको क्या है, एक तरह का मास भी डिपॉजिट हुआ दिखाई देगा। कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए, अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कॉलीफ्लावर ईयर, यहाँ पे डिफॉर्मिटी ड्यू टू फाइब्रोसिस, मतलब जो है लंबे टाइम तक अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तब आपको यहाँ पे कॉलीफ्लावर ईयर देखने को मिलेगा। और कॉलीफ्लावर ईयर क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि डिफॉर्मिटी ड्यू टू फाइब्रोसिस, यहाँ पे डिफॉर्मिटी हो गई किसकी वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से। अब जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट के लिए जो है सबसे पहले यहाँ पे कोई चीज़ अगर मतलब जो है एक्यूमुलेट हो गई तो उसको हम फाड़ के चीड़ के जो है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रेनेज कर देंगे, क्या किसका, हेमाटोमा का, विथ यहाँ पे कंप्रेशन ड्रेसिंग के साथ साथ, और यहाँ पे जो है आपका एंटीबायोटिक्स लगाएंगे ताकि जो है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। देन हम बात करेंगे यहाँ पे पेरिकॉन्ड्राइटिस। तो पेरिकॉन्ड्राइटिस क्या होता है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे इन्फेक्शन है किसका, कार्टिलेज ऑफ ऑरिकुलर, मतलब जो हमारे ऑरिकुलर का कार्टिलेज है अगर उसमें जो है क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पेरिकॉन्ड्राइटिस,
ठीक है। कॉज की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो है ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा वो क्या सा होगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे एरिजिनोसा, सीडोमोनास एरिजिनोसा इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। ट्रोमा की अगर हम बात करें तो ट्रोमा यहाँ पे पियर्सिंग या फिर जो है कोई सर्जरी है उसके वजह से हो जाएगा, या फिर जो है इंसेक्ट जो है वो बाइट कर लिया है उसके वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है वो कॉज हो जाएगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे सिम्टम्स की। सिम्टम्स में आपको पेन, यहाँ पे रेडनेस और यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, कहाँ पे ऑरिकल में, यहाँ पे वार्मथ और यहाँ पे टेंडरनेस और पैल्पेशन भी देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में आपको यहाँ पे कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन एंड ईयर डिफॉर्मिटी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में आप यहाँ पे ओरल या फिर आईवी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो ड्रेनेज कब देंगे, जब कोई यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए तब आप जो है इंसिजन और ड्रेनेज जो है वो कर सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे फॉरेन बॉडी ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर में कोई अगर मान लीजिए फॉरेन बॉडी आ गई तो डिफिनेशन की अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इस जो है क्या है, ये एक तरह की फॉरेन बॉडी है कहाँ पे, ईयर में। कॉमन जो होता है बच्चों में, बच्चों को तो कोई समझा सकता नहीं, वो कोई भी चीज़ खेलते हैं या तो नाक में डाल लेंगे या तो मुंह में डाल लेते हैं या फिर कान में ही डाल लेते, ठीक है। मेरी बहन थी तो वो भी जो क्या करती थी ना कुछ भी खेलती थी तो वो क्या करती थी अपने नाक में या फिर कान में वो चीज़ों को डाल लेती थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिविजुअल विथ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। यहाँ पे सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में आपको यहाँ पे ईयर पेन यहाँ पे और डिस्कम्फर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे हियरिंग लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, हियरिंग लॉस। अब जाहिर सी बात है आपने कोई फॉरेन बॉडी डाल दी है तो जहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और उसकी वजह से आपको यहाँ पे सुनाई नहीं देगा, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करें अब उस जो आपका स्ट्रक्चर जो फंसा हुआ है उसके वजह से आपको यहाँ पे फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा, कब, जब कोई इन्फेक्शन हो गया हो तब। देन हम बात करें यहाँ पे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, रिमूवल द ऑब्जेक्ट विथ सक्शन। यहाँ पे जो है सक्शन के थ्रू क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को निकालना पड़ेगा, फोर्सेप्स या फिर जो है क्या करेंगे हम इरिगेशन, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है, तो उसकी वजह से जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं उस फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए। या तो सक्शन करेंगे, फोर्सेप्स करेंगे, या फिर जो है आपका यहाँ पे जो है आपका इरिगेशन करेंगे, या फिर जो है ईयर टॉयलेटिंग भी कर सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे कि इन्फेक्शन हो गया हो तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन, मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का जो है हम यूज़ करेंगे। देन हम बात करें यहाँ पे सेरोमिन इम्पैक्शन या फिर जो है इसको हम क्या बोलते हैं ईयर वैक्स, ठीक है। देखिए ये एक कंडीशन होती है, जैसे क्या होता है कि जो हमारे जो सेरोमिनस ग्लैंड हैं वो जो है रेगुलर टाइम पे क्या करते हैं, यहाँ पे सेरोमिन का क्या करते हैं प्रोडक्शन करते रहते हैं, और वो क्या होता है कि अपने आप जो है हमारे ईयर से बाहर आ जाता है, ठीक है। यूजली क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें क्या हो जाएगा कि जो सेरोमिन है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। ईयर वैक्स, सेरोमिन का मतलब होता है ईयर वैक्स, और ये क्या करेगा ब्लॉक करेगा किसको, हमारे ईयर कैनाल को, ठीक है। अब इसका कॉज क्या है, जब कभी भी क्या हो जाए सेरोमिन का यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन इसका एक्सक्रीशन कम हो रहा है, तो वो क्या करेगा वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा क्या, हमारा ईयर कैनाल। यहाँ पे यूज़ ऑफ कॉटन स्वैब, यहाँ पे पुशिंग ईयर डीपर, यहाँ पे जो है बहुत लोग क्या करते हैं कि कॉटन स्वैब का यूज़ करते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे जो आपका ईयर ड्रॉप होता है और ईयर जो वैक्स होता है वो और डीपर चला जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो जाहिर सी बात है अगर कोई जो है ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए हमारे ईयर कैनाल में तो जाहिर सी बात आपका यहाँ पे हेयरिंग लॉस जो है आपको देखने को मिलेगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे फुलनेस और डिस्कम्फर्ट इन द ईयर, ठीक है। देखिए जो गॉड है ना उसने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि हमारे बॉडी में अगर जरा सा भी माइन्यूट सा भी कोई डिफेक्ट आता है तो हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट जो है हमको क्या करती है वेल प्रिपेयर्ड कर देती है। थोड़ा बहुत भी अगर आँख में देखिए छोटा सा एक मतलब जो है सैंड का पार्टिकल भी चला जाए तो भी हमारी आँख जो है क्या करनी है यहाँ पे इंडिकेशन देती है कि कुछ चला गया है उसको जल्दी से निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुत सेंसिटिव हमारी बॉडी होती है। अब जैसे जिसका इम्यून सिस्टम जो है थोड़ा बहुत वीक होता है तो उतना सेंसिटिव उसकी बॉडी नहीं होती, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम नॉर्मल है या फिर हाइपर एक्टिव उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपको ये तुरंत जो है वो एक्टिवेट करने की जो है सिग्नल वो कहाँ से आ जाएगा, ब्रेन से आ जाएगा, क्योंकि कोई भी अनवांटेड पार्टिकल हमारे बॉडी में जो है ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, ब्रेन जो है सिग्नल भेजेगा कि इसको जल्दी से निकालो, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो है टिनाइटिस भी देखने को मिला। टिनाइटिस का मतलब होता है यहाँ पर रिंगिंग इन द ईयर, ऐसा लगेगा कोई कान में घंटी बजा रहा है। ट्रीटमेंट की
की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है सिरुमिनोलिटिक्स एजेंट, जो आपके सिरुमिनोलिटिक्स एजेंट होते हैं उनको क्या करना है यहाँ पे यूज़ करना है, जिसमें आपका यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड और यहाँ पे मिनरल ऑयल, यहाँ पे मैनुअल रिमूवल बाई एन ईएनटी स्पेशलिस्ट, या फिर जो कोई आप ईएनटी का स्पेशलिस्ट हो तो उसके पास ले जाए तो वो क्या करेगा, मैनुअली रिमूव कर देगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इरिगेशन विथ वार्म वाटर, यहाँ पे इरिगेशन कराएंगे किसके द्वारा, यहाँ पे वार्म वाटर, जो कि वो क्या होता है ना कि वो बहुत टाइट हो जाता है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे ईयर में जो है आप थोड़ा बहुत यहाँ पे वाटर डालेंगे वार्म, तो वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट होके वो बाहर आ जाएगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्जेनाइटल एनोमलीज ऑफ एक्सटर्नल ईयर की, तो इसका एग्जांपल जो है यहाँ पे माइक्रोशिया, उसके बाद यहाँ पे एटरेशिया ऑफ यहाँ पे एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल। देखो यहाँ पे माइक्रोशिया की बात करें तो माइक्रोशिया में क्या था, यहाँ पे अंडर डेवलप्ड और यहाँ पे एब्सेंट ऑरिकल, या तो जो है हमारा ऑरिकल ये जो है वो एब्सेंट ही होगा या फिर क्या होगा वो अंडर डेवलप्ड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोशिया। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एट्रेशिया की, तो एट्रेशिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, मतलब जो है क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे एक्सटर्नली ऑडिटरी कैनाल जो है वो यहाँ पे एब्सेंट हुआ मिलेगा। यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में आपको यहाँ पे हियरिंग इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा इफ़ एसोसिएटेड विद एट्रेशिया, अगर ये एट्रेशिया के साथ एसोसिएट किया है तो। देन आफ्टर यहाँ पे विजिबल डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे सर्जिकल यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन और यहाँ पे प्रोस्थेसिस कराना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ हियरिंग एड फॉर कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, अगर आपका कंडक्टिंग हियरिंग लॉस हो गया तो उसके लिए कुछ हियरिंग एड जो है वो हमको यूज़ करना पड़ेगा। देन हम बात करें यहाँ पे ट्रोमा टू एक्सटर्नल ईयर, मतलब कोई ट्रोमा हो जाए एक्सटर्नल ईयर, तो देखिए अब ट्रोमा का एग्जांपल क्या है, या तो लेसरेशन हो सकता है, या फिर जो है बर्न हो सकता है, या फिर कोई फ्रोस्ट बाइट होता है, ये सब जो है क्या है आपका कुछ एक्सटर्नल या फिर जो है आप बोल लीजिए एग्जांपल हैं जिनकी वजह से जो आपका एक्सटर्नल ईयर है वहाँ पे ट्रोमा हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग तो होगी, साथ साथ में क्या हो जाएगा, डिफॉर्मिटी भी, और रिस्क ऑफ यहाँ पे जो आपका कार्टिलेज है उसमें नेक्रोसिस भी होने का चांसेस हो सकता है इफ़ अनट्रीटेड, अगर उसको आपने सही से ट्रीटेड नहीं किया या फिर जो है उसको थोड़ा ट्रीट किया फिर छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ट्रोमा टू दी एक्सटर्नल ईयर। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले वाउंड क्लीनिंग एंड सूचरिंग बाई यहाँ पे लेसरेशंस, यहाँ पे जो लेसरेशन के द्वारा कुछ हो गया है तो उसके द्वारा हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाउंड की क्लीनिंग करेगी और क्या हो जाएगा, सूचरिंग करेंगे। एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट यहाँ पे पेरिकॉन्ड्राइटिस, यहाँ पे पेरिकॉन्ड्राइटिस ना हो उसकी वजह से क्या हम देंगे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये क्या करेगा, जो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो बैक्टीरिया पेरिकॉन्ड्राइटिस को कराएंगे उसको एंटीबायोटिक जो है पहले ही क्या करेगा, उसका काम तमाम कर देगा। देन एवॉइडेंस ऑफ यहाँ पे फर्दर ट्रोमा, अब मान लीजिए आप ठीक हो गए फिर आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं, कुछ और लेसरेशन हो गया या कुछ और हो गया, तो उसमें क्या करना है आपको सबसे पहले अवॉइड करना है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कीलॉइड की, कीलॉइड क्या होता है, कीलॉइड क्या है, यहाँ पे एक्सेसिव स्कार टिश्यू फॉर्मेशन आफ्टर ईयर ट्रोमा और पियर्सिंग, मतलब जो है ईयर ट्रोमा के बाद जो है एक्सेसिव स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन ही क्या बोलते हैं, कीलॉइड। और ये यूजुअली जो है आपको यहाँ पे ईयर ट्रोमा, या तो ईयर में कोई चोट लग गई है उसके वजह से, या फिर जो है आपका यहाँ पे आप पियर्सिंग करा रहे हैं उसके वजह से जो है आपको ये देखने को मिलता है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें आपको फर्म रेज्ड एंड शाइनी नोड्यूल ओवर द ऑरिकल जो है वो देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इंट्रालीजनल यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो देना पड़ेगा। सर्जिकल एक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑफन कंबाइंड विद स्टेरॉइड एंड रेडियोथेरेपी। यहाँ पे देखिए कीलॉइड का एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये कीलॉइड है आपका, ठीक है, ये दोनों कीलॉइड ओवर द हेलिक्स। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हर्पीस जोस्टर, यहाँ पे ओटिकस, ये कि इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रामसे हंट सिंड्रोम भी बोलते हैं। डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो डिफिनेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर रीएक्टिवेशन ऑफ वेरिसेला जोस्टर वायरस इन्वॉल्विंग द फेशियल एंड यहाँ पे ऑडिटरी कैनाल, किसको जो है इन्वॉल्व करता है, यहाँ पे फेशियल और यहाँ पे ऑडिटरी कैनाल को। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे पेनफुल वेसाइकिल ऑन द ऑरिकल ऑफ EAC, यहाँ पे फेशियल नर्व पाल्सी, जिसमें क्या होता है यहाँ पे बेल्स पाल्सी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हियरिंग लॉस और यहाँ पे टिनाइटिस भी आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जो है
अब बात करें यहाँ पे ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में आपको यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग, जिसमें आप एसाइक्लोविर, जितने भी वायरल कॉज होते हैं ना, तो वायरल कॉज के लिए जो है हम एंटीवायरल ड्रग देते हैं, जिसमें आपका एग्जांपल है एसाइक्लोविर। और साथ ही साथ यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं टू रिड्यूस द नर्व इन्फ्लेमेशन, मतलब जो अगर आपको नर्व में जो है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है तो उसके लिए जो है हम क्या देंगे, यहाँ पे जो है क्या देंगे, ये देते हैं यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देन आफ्टर हम बात करेंगे, ये देखिए ये 10 डिजीज़ जो थी वो किससे एसोसिएट कर रही थी, हमारे एक्सटर्नल ईयर से। देन आफ्टर हम बात करेंगे कि हमारे इंटरनल ईयर से मिडिल ईयर से कौन कौन से डिजीज़ जो है वो एसोसिएट करती हैं। तो सबसे पहले जो डिजीज़ है जो कि एसोसिएट करती है हमारे मिडिल ईयर से, उसका नाम है यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कौन सी देखने को मिलेगी, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, AOM। ठीक है, डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाए कहाँ पे, हमारे मिडिल ईयर में। अगर हमारे मिडिल जो है ईयर है उसमें इन्फेक्शन या फिर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया। कॉज की अगर हम बात करें तो कॉज में आपका वायरल कॉज भी हो सकता है, बैक्टीरियल कॉज भी हो सकता है, या फिर जो आपकी स्टेचियन ट्यूब का यहाँ पे डिसफंक्शन भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायरल कॉज। तो वायरल जो कॉज होता है उसमें मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके, यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया, डेट इज़ यहाँ पे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के लिए वो हो जाएगा आपका यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस। ठीक है, या फिर जो है आपका यहाँ पे जो इन्फ्लुएंजा होता है वो भी क्या है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के लिए। कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मोरेक्सिला यहाँ पे कैटेरलिस, दीज आर द बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। देन कुछ यहाँ पे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पे जो आपकी स्टेचियन ट्यूब उसमें डिसफंक्शन हो जाए तो उसकी वजह से, जो कि कॉमन है किसमें, यहाँ पे चिल्ड्रन में। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे ईयर पेन, जिसको बोलते हैं ओटेल्जिया। देन आपको फीवर देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको हियरिंग लॉस, यहाँ पे बल्जिंग रेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन शीन ऑन द ओटोस्कोपी देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट में जो है यहाँ पे माइल्ड केसेस में जो है यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन करना है और यहाँ पे आपको ओरल जो है एनाल्जेसिक्स देनी है। सीवियर केस में जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स, जिसको क्या बोलते हैं, जो कि कौन से एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हैं, एमोक्सिसिलिन एंड देन यहाँ पे हम जो है टेम्पेनोसेंटेसिस भी कर सकते हैं यहाँ पे फॉर परसिस्टेंट केस। अगर परसिस्टेंट केस है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे टिम्पैनोसेंटेसिस करेंगे। देन हम बात करेंगे यहाँ पे क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, COSM, शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे हम। ठीक है, COSM। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको क्रोनिक इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्रोनिक इन्फेक्शन देखने को मिलेगा कहाँ पे, मिडिल ईयर में, विथ यहाँ पे परसिस्टेंट यहाँ पे ईयर डिस्चार्ज थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। इसमें क्या हो जाएगा है कि जो हमारी टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या हो जाएगा, आपका परफोरेशन हो जाएगा। अब परफोरेशन हो गया तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज देखने को मिलेगा कहाँ पे, मिडिल ईयर में। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए जहाँ कहीं भी परसिस्टेंट वर्ड आ जाए ना तो वहाँ पे समझ लीजिए क्रोनिक कंडीशन की बात आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे परसिस्टेंट डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारा मिडिल ईयर है वो क्या हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है उसमें। ठीक है, और इसका कॉज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक्यूट, देखिए यहाँ पे रिकरेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे रिकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की वजह से जो है क्या हो जाएगा, अब कॉन्टिन्यूस जो है आपको अगर यहाँ पे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा, उसकी वजह से जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सेकेंडरी केस, डेट इज़ यहाँ पे सेकेंडरी क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया जो है जनरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, कहाँ से, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के परफोरेशन से। ठीक है, देन कुछ और ऑर्गेनिज्म भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे यहाँ पे सीडोमोनास एरिजिनोसा और यहाँ पे प्रोटियस स्पीसीज जो है, ये क्या है आपके यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, यहाँ पे इस क्रोनिक कंडीशन के लिए। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे परसिस्टेंट फाउल स्मेलिंग ईयर डिस्चार्ज। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे परसिस्टेंटली यहाँ पे आपको ईयर डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको जो है क्या होगा, आपको यहाँ पे फॉल स्मेलिंग जो है वो देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस भी हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में आपको यहाँ पे कोलिस्टोटोमा, उसके साथ साथ यहाँ पे मेस्टोइडाइटिस और यहाँ पे इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन भी होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे मेनिंजाइटिस। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे यहाँ पे ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे क्या देंगे आप, यहाँ पे ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स में कौन सा, यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन किसके फॉर्म में देंगे, यहाँ पे ईयर ड्रॉप के फॉर्म में। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे टिम्पैनोप्लास्टी फॉर
परफोरेशन रिपेयर, और यहाँ पे टिम्पैनोप्लास्टी करेंगे किसके लिए, यहाँ पे जो है आपका परफोरेशन रिपेयर, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे परफोरेशन तो हो ही गया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, उसकी वजह से परसिस्टेंट यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी वजह से फॉल स्वेलिंग आ रही है, तो उसको क्या करेंगे हम बंद करेंगे। उसको कैसे बंद कर सकते हैं, टिम्पैनोप्लास्टी करके। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया विथ यहाँ पे इफ्यूजन। ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होगा, आपको फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा कहाँ पे, हमारे मिडिल ईयर में, विदाउट साइन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब बिना साइन ऑफ इन्फेक्शन के अगर आपके मिडिल ईयर में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। ठीक है, कॉज की बात करें तो यहाँ पे आपका जो स्टैचियन ट्यूब होता है वो डिसफंक्शन की वजह से क्या होगा, आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। या फिर क्या हो जाए, यहाँ पे पोस्ट वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाए। जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर हो गया है पोस्ट वायरल, तो उस कंडीशन में भी आपको ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन देखने को मिला। सिम्टम्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सेंसेशन ऑफ फुलनेस इन द ईयर भी देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट के तौर पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन करना, कुछ करना ही नहीं, बस देखते रहना है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन जो है वो कॉमन होता है। अगर उससे काम नहीं चला, देन यहाँ पे मेरिंगोटॉमी विथ इंसर्जन ऑफ यहाँ पे टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब विथ क्रोनिक केस। अगर क्रोनिक केस है तो उस कंडीशन में जो है आप ये कंडीशन को जो है वो फॉलो अप कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पे स्टैचियन ट्यूब का डिस्फंक्शन हो गया हो। ठीक है, देखिए स्टैचियन ट्यूब का डिस्फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपकी डिफिनेशन, कॉज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा या फिर डिसफंक्शन हो जाएगा किसका, यहाँ पे स्टैचियन ट्यूब। मतलब स्टैचियन ट्यूब आपकी जो है या तो ब्लॉक हो जाए या फिर उसका जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, वो यहाँ पे अल्टर्ड हो जाए। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिडिल ईयर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैचियन ट्यूब डिसफंक्शन। और इसका कॉज क्या हो सकता है, या फिर जो है कोई एलर्जी हो उसकी वजह से, या फिर जो है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से, या फिर कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो, या फिर कोई जो है बर्थ डिफेक्ट हो, या फिर जो कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी हो, उसकी वजह से जो है आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईयर में फुलनेस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट, और आपको यहाँ पे पॉपिंग ऑब्लिक क्रैकलिंग साउंड ड्यूरिंग सैलोइंग। जब आप कभी भी यहाँ पे सैलोइंग करेंगे फूड की तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे पॉपिंग और क्रैकलिंग साउंड जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे डीकंजेस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डीकंजेस्टेंट में एग्जांपल कौन सा है, यहाँ पे सीडो इफेड्रिन वो होता है, या फिर जो ऑटो इनफ्लेक्सिन, एग्जांपल की बात करें यहाँ पे वेलसेला मैनुअल जो है आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्जरी फॉर सीवियर केस। देन हम बात करें यहाँ पे कोलेस्टियोटोमा की बात करें तो डिफिनेशन की बात करें, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ केराटिनाइजिंग स्क्वेमस इपिथेलियम इन दी मिडिल ईयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी किस चीज़, जो हमारा जो है यहाँ पे केराटिनाइज स्क्वेमस इपिथेलियम है उसकी। ठीक है, इसका कॉज की अगर हम बात करें तो कॉज में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्रोनिक ईयर की इन्फेक्शन क्या हो जाएगी, क्रोनिक ईयर की इन्फेक्शन। साथ ही साथ यहाँ पे मान लीजिए कोई कॉन्जेनिटल केस है जो कि क्या यूजली रेयर होता है, लेकिन ये भी कॉज हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे फाउल स्मेलिंग जो है ईयर डिस्चार्ज, जाहिर सी बात है जब ईयर का डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पे आपको फाउल स्मेलिंग जो है वो देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे फेशियल नर्व, दैट इज जो सेवंथ नर्व होती है आपकी फेशियल, वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे पैरालिसिस भी देखने को मिलेगा। लेकिन कहाँ, यहाँ पे एडवांस केसेस में जो है आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन की, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले जो है क्या देखने को मिलेगा आपको, कॉम्प्लिकेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे मेस्टोइडाइटिस देखने को मिलेगा, यहाँ पे लैम्बेरेंथाइटिस भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंट्राक्रेनियल यहाँ पे एब्सेस भी देखने को मिलेगा। देन ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सर्जिकल रिमूवल कराएंगे बाई यहाँ पे मेस्टेडेक्टोमी के द्वारा। देन हम बात करें सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पे मेस्टोइडाइटिस। मेस्टोइडाइटिस क्या होता है, तो मेस्टोइडाइटिस क्या है, आपका एक तरह का इन्फेक्शन है किसका, यहाँ पे मेस्टोइड एयर सेल का। मेस्टोइड एयर सेल का जो आपका क्या है यहाँ पे इन्फेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, मेस्टोइडाइटिस। यहाँ पे ऑफन एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया, ये क्या है, एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है किसका, ओटाइटिस मीडिया का। कॉज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेस्टोइडाइटिस। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में आपको यहाँ पे पोस्ट ऑरिकुलर पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फीवर भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे प्रोट्रूजन ऑफ द ऑरिकल भी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट के तौर पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आईवी एंटीबायोटिक्स, जिसमें यहाँ पे सेफ्ट्राइऑक्सोन, साथ ही साथ यहाँ पे मेस्टोइडेक्टोमी, और यहाँ पे जो है सीवियर
और रिफ्रैक्टिव केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, मतलब जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसमें परफोरेशन हो गया हो, छेद हो गया हो, होल हो गया हो या फिर टीयरिंग हो गई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ए होल और टीयर इन द ईयर ड्रम, तो ईयर ड्रम में आपको या तो होल और यहाँ पे जो है यहाँ पे टीयर देखने को मिलेगा। देन इसकी कॉज की बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रोमा एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे स्वैब यूज़ और यहाँ पे बैरोट्रोमा। इन्फेक्शन की बात करें तो यहाँ पे AOM और यहाँ पे CSOM जो है ये रिस्पॉन्सिबल जो है। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सडन हियरिंग लॉस, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पेन, यहाँ पे ईयर पेन देखने को मिलेगा अगर क्या है ट्रोमेटिक कंडीशन है तो। देन यहाँ पे डिस्चार्ज इफ़ इन्फेक्टेड, यहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से आपको यहाँ पे डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर स्मॉल परफोरेशन है तो उसको आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑफ एंड हील और स्पॉन्टेनियसली, मतलब जो है वो अपने आप जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे लार्ज परफोरेशन है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टिम्पैनोप्लास्टी करानी पड़ेगी। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। ऑस्टियोस्क्लेरोसिस जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको यहाँ पे एबनॉर्मल बोनी आउटग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी अराउंड द स्टेपिस, मतलब जो हमारी स्टेपिस है यहाँ पे ईयर ओसाइकिल है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे एबनॉर्मल यहाँ पे बोन की आउटग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी, कॉजिंग यहाँ पे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अगर आप जान जाएंगे तो फिर समझ लीजिए काम बन गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले फिर से देखेंगे कि जो हमारी स्टेपिस होती है, स्टेपिस क्या है, यहाँ पे हमारी जो शॉर्टेस्ट बोन होती है, ठीक है, ईयर ओसाइकिल की, उसके अराउंड क्या होगा आपको यहाँ पे ओवर ग्रोथ होगी यहाँ पे एबनॉर्मल फॉर्म में, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे कंडक्टिंग हियरिंग लॉस जो है वो देखने को मिलेगा। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रेजुअल हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा और यहाँ पे टिनाइटिस भी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में आप क्या दे सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हियरिंग एड, मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दें जिससे क्या हो जाए कि जो हियरिंग जो आपकी जो है फ्रीक्वेंसी है या फिर जो थ्रेशोल्ड है वो क्या हो जाए आपका बढ़ जाए और क्या हो जाए आपको सुनाई दे। देन आप यहाँ पे स्टेपेडक्टोमी विथ यहाँ पे जो है प्रोस्थेसिस यहाँ पे प्लेसमेंट भी लगा सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे बैरोट्रोमा। देखिए यहाँ पे जहाँ कहीं भी आपको जो है बैरो शब्द मिले तो बैरो का मतलब ही होता है जो है यहाँ पे प्रेशर से रिलेटेड, तो डेफिनेशन में भी देखिए प्रेशर से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इंजरी टू द मिडिल ईयर कॉज बाय सडन प्रेशर चेंज। ठीक है, प्रेशर आ गया ना, तो यहाँ पे बैरो, जहाँ कहीं भी आपको बैरो शब्द दिख गया तो समझ लीजिए वहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेशर की वजह से काम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको इंजरी हो जाएगी यहाँ पे मिडिल ईयर में कॉज्ड बाय यहाँ पे सडन प्रेशर चेंज, मतलब सडन प्रेशर चेंज की वजह से जो है आपको यहाँ पे मिडिल ईयर में क्या हो जाएगी, इंजरी जो है वो आपको देखने को मिले। और सडन प्रेशर चेंज कहाँ पे होता है, यहाँ पे आप फ्लाइट, देखिए यहाँ पे फ्लाइट का सिग्नल भी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लाइट में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है टर्बुलेंस भी कभी कभार देखने को मिलता है, लेकिन टर्बुलेंस से इसका कोई लेना लाभ नहीं है। देखिए जैसे जैसे आप क्या होता है यहाँ पे जो है अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, कॉज की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है एयर जो है आपका यहाँ पे ट्रेवल या फिर जो आप यहाँ पे स्क्यूबा डाइविंग करते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है आपका यहाँ पे प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, देन हम सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सिम्टम्स में देखिए ईयर पेन, यहाँ पे हर सिम्टम्स में आपको ईयर पेन देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे हियरिंग लॉस भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे पॉसिबल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन भी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डीकंजेस्टेंट और यहाँ पे एंटी हिस्टामिन जो है आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे टिम्पैनोप्लास्टी फॉर परफोरेशन, अगर परफोरेशन हो गया तो उसके कंडीशन में जो है आप यहाँ पे टिम्पैनोप्लास्टी भी यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे ग्लोमस ट्यूमर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, यहाँ पे पैरागैंग्लियोमा। ठीक है, ये होता है, उसके डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे वैस्कुलर ट्यूमर है यहाँ पे मिडिल ईयर और यहाँ पे जुगुलर बल्ब, मतलब ये मिडिल ईयर का भी ट्यूमर है और यहाँ पे जो आपकी जुगुलर बल्ब होती है उसका भी ट्यूमर होता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पल्सेटाइल यहाँ पे टाइनाइटिस देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे रेड मास जो कि विजुअल बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेड मास जो कि विजुअल बिहाइंड यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सर्जिकल एक्सीजन की, तो यहाँ पे सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ेगा या फिर जो है रेडिएशन थेरेपी फॉर नॉन सर्जिकल कैंडिडेट, यहाँ पे नॉन सर्जिकल कैंडिडेट के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रिपीट हो गया।
देन हम बात करें यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा आपका यहाँ पे हेयरिंग लॉस, देन इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन और यहाँ पे फेशियल नर्व पाल्सी। देखिए यहाँ पे आपका हेयरिंग लॉस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है दो तरीके का हेयरिंग लॉस हो सकता है। एक आपका कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकता है और दूसरा जो आपका यहाँ पे सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे फेशियल नर्व पाल्सी की बात करें ड्यू टू यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी और यहाँ पे फेशियल नर्व जो है वो देखने को मिलेगी। देन हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी यहाँ पे इनर ईयर की डिजीज़ की। तो इनर ईयर डिजीज़ में सबसे पहला आपका कौन सा आता है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे मेनियर्स डिजीज़। ठीक है, मेनियर्स डिजीज़ की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे डिसऑर्डर है कॉज्ड बाय इंक्रीज यहाँ पे एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड इन द इनर ईयर। मतलब जो आपका यहाँ पे एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड होता है इनर ईयर में, उसका जो है कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से या फिर जो उसका अमाउंट बढ़ने की वजह से जो है आपको यहाँ पे मेनियर्स डिजीज़ जो है वो देखने को मिलेगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। कॉज की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका इडियोपैथिक, मतलब कॉज जो है इसका क्या है, अननोन होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पॉसिबल ट्रिगर, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से जो है ये ट्रिगर हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस, जब कोई बंदा जो है ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तब हो सकता है, या फिर सोडियम का इम्बैलेंस हो जाए उसके वजह से, या फिर जो है कोई यहाँ पे एलर्जिक या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन या फिर किसी चीज़ से अगर उसको एलर्जी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है एक ट्रायड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एपिसोडिक वोटाइगो देखने को मिलेगा जो कि लास्ट फॉर यहाँ पे मिनट टू आवर्स हो सकता है। यहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग यहाँ पे हेयरिंग लॉस भी आपको देखने को मिलेगा। सेंसोन्यूरल न्यूरल ऑफन यहाँ पे यूनिलेटरल और यहाँ पे टिनाइटिस, डेट इज़ यहाँ पे रिंगिंग ऑफ ईयर भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे फुलनेस और यहाँ पे प्रेशर इन द ईयर, ये भी क्या है उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। डायग्नोसिस में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे डायग्नोसिस में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ऑडियोमेट्री लो फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस के लिए करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एमआरआई करेंगे टू रोल आउट यहाँ पे वेस्टिबुलर शाइनोमा। दैन ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले यहाँ पे लो सोडियम डाइट हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे, और उसके साथ साथ या तो डायूरेटिक्स, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रो यहाँ पे क्लोरोथायाजाइड। दैन यहाँ पे वेस्टिबुलर सप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैक्लिजीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, यहाँ पे जो वेटाइगो के एपिसोड आ रहे हैं मिनट 2 आवर्स में उनके लिए। यहाँ पे सर्जरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन और यहाँ पे लैम्ब्रेथेक्टोमी जो है कर सकते हैं फॉर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव केसेस के लिए। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे वेस्टिबुलर न्यूराइटिस की। तो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस जो है ये क्या है, एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है किसका, जो हमारी वेस्टिबुलर नर्व होती है उसका। किसके वजह से, ड्यू टू यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन। तो कौन कौन से वायरस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है कॉजिंग फॉर वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। तो सबसे पहला हमारा ये बहुत खतरनाक वायरस है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के साथ साथ हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे एक्यूट ऑनसेट यहाँ पे सीवियर वर्टाइगो देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे लास्टिंग डेज। देन आपको नोजिया और वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे इम्बैलेंस जिसमें क्या हो जाएगा, नो हियरिंग लॉस और टिनाइटिस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे हेड इम्पल्स टेस्ट, उसके साथ साथ यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टिबुलर यहाँ पे ऑक्लियर रिफ्लेक्स भी देखने को मिलेगा। नॉर्मल की अगर हम बात करें, नॉर्मल एमआरआई इज़ टू एक्सुडेट यहाँ पे सेंट्रल कॉज। देन ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट के तौर पर आप क्या दे सकते हैं, तो यहाँ पे वेस्टिबुलर सप्रेसेंट, यहाँ पे मैक्लाजीन या फिर जो है यहाँ पे बेंजोडाइजिपीन्स जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन रिडक्शन, मतलब इन्फ्लेमेशन को रिडक्शन करने के लिए आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो दे सकते हैं। देन यहाँ पे वेस्टिबुलर यहाँ पे हैबिलेशन एक्सरसाइज भी आप परफॉर्म को जो है वो करा सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे लैम्ब्रेंथाइटिस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या हो जाएगा, आपका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा किसमें, हमारी जो लैम्ब्रेंथ है उसमें, बोथ यहाँ पे कॉक्लिया या फिर जो है आपका वेस्टिबुलर जो आपका कंपोनेंट है दोनों में हो जाएगी। देन हम बात करें कॉज की, तो इसका कॉज जो है आपका यहाँ पे बैक्टीरियल कॉज भी हो सकता है और यहाँ पे आपका वायरल कॉज भी हो सकता है। तो यहाँ पे वायरल कॉज की बात करें तो यहाँ पे मीजल्स और मम्स आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। और बैक्टीरियल कॉज की बात करें तो यहाँ पे स्प्रेड फ्रॉम मिडिल ईयर इन्फेक्शन लाइक ओटाइटिस मीडिया, मतलब जो हमारा मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है उसके थ्रू जो है ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इनर ईयर तक भी जा सकता है।
देन आफ्टर हम सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में आपको यहाँ पे वर्टाइगो, यहाँ पे सीवियर एंड सडन ऑनसेट में देखने को मिलेगा। हियरिंग लॉस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेंसरी न्यूरल, यहाँ पे मे बी परमानेंट भी हो सकता है, और यहाँ पे टिनाइटिस भी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में आप क्या देंगे, सबसे पहले यहाँ पे वायरल, यहाँ पे सपोर्टिव केयर, और यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। बैक्टीरियल में आप यहाँ पे एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, और ड्रेनेज कराएंगे यहाँ पे मिडिल ईयर इन्फेक्शन इफ़ नीडेड। यहाँ पे वेस्टिबुलर, यहाँ पे रिहेबिलिटेशन फॉर यहाँ पे बैलेंस रिकवरी। देन हम बात करें यहाँ पे नॉइज़ इंड्यूस्ड यहाँ पे हेयरिंग लॉस की, तो यहाँ पे डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा, यहाँ पे कॉज्ड बाई एक्सपोजर टू यहाँ पे एक्सेसिव नॉइज़ लेवल की वजह से। कॉज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिपीटेड यहाँ पे एक्सपोजर टू लाउड साउंड, डेट इज़ यहाँ पे कंसर्ट के केस में देख सकते हैं, या फिर मशीनरी। यहाँ पे देखिए कंसर्ट में भी ह्यूज नॉइज़ होता है आपका, और मशीनरी जहाँ पे काम करती है वहाँ पे भी ह्यूज नॉइज़ होता है। यहाँ पे सडन एक्सपोजर टू एन एक्सप्लोसिव साउंड, डेट इज़ एकॉस्टिक ट्रोमा। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस, यहाँ पे टिनाइटिस, और यहाँ पे डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पीच, और यहाँ पे नॉइजी इन्वायरमेंट। देन प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ईयर प्रोटेक्शन आप लगा सकते हैं, जैसे ईयर प्लग लगा लीजिए, या फिर जो है इन नॉइजी इन्वायरमेंट। ट्रीटमेंट में आप सबसे पहले यहाँ पे हियरिंग एड और यहाँ पे कॉक्लियर इम्प्लांट फॉर सीवियर केस आप लगा सकते हैं। देन हम बात करें यहाँ पे फ्रेश बाइकोसिस, जो कि क्या है, यहाँ पे एज रिलेटेड हियरिंग लॉस होता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे प्रोग्रेसिव सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ड्यू टू यहाँ पे एजिंग, मतलब एज जैसे जैसे आपकी यहाँ पे आगे बढ़ती रहेगी उस कंडीशन में आपको यहाँ पे प्रोग्रेसिव सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। यहाँ पे डीजनरेशन जो है कॉज की बात करें तो यहाँ पे डीजनरेशन ऑफ हेयर सेल इन द कॉक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व देखने को मिलेगा। बायलेटरल हाई फ्रिक्वेंसी हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे स्पीच, और स्पेशली जो है यहाँ पे नॉइजी इन्वायरमेंट में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टिनाइटिस। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हियरिंग एड जो है लगाना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पे कॉक्लियर इम्प्लांट एडवांस केसेस में। देन हम बात करें यहाँ पे वेस्टिबुलर साइनोमास की, तो वेस्टिबुलर साइनोमा जिसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक न्यूरोमा, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बेनाइन ट्यूमर है किसका, यहाँ पे वेस्टिबुलर नर्व शीथ का, यहाँ पे स्पोरेडिक, और यहाँ पे एसोसिएटेड विथ यहाँ पे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2। यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें यूनिलैटरल हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेंसोन्यूरलिंग, और यहाँ पे टेनाइटिस भी देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे इम्बैलेंस, और यहाँ पे आपको फेशियल नर्व वीकनेस इन एडवांस केसेस। डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट, जो कि आपको यहाँ पे ट्यूमर को इजीली जो है आप वहाँ पे देख सकते हैं। ट्रीटमेंट में आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं किसका, यहाँ पे स्मॉल ट्यूमर का, और यहाँ पे सर्जिकल रिमूवल ऑब्लिक यहाँ पे स्टैटिक रेडियो सर्जरी करा सकते हैं यहाँ पे गामा नाइफ के थ्रू। देन हम बात करेंगे यहाँ पे सडन सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस की। इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे रैपिड ऑनसेट ऑफ यहाँ पे सेंसोरिनल हियरिंग लॉस यहाँ पे ओवर यहाँ पे हावर्स में या फिर डेज में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन, वैस्कुलर कॉजेस में आपको यहाँ पे माइक्रो सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस, और यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या है इसके कॉजेस हो सकते हैं। सिम्टम्स में आपको यहाँ पे सडन हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, जो कि यूनिलेटरल मतलब एक कान में भी हो सकता है, बायलेटरल मतलब दोनों कान में भी हो सकता है। साथ में आपको टिनाइटिस के साथ साथ समटाइम ये एसोसिएट करता है किससे, यहाँ पे वर्टिगो के साथ। देन आफ्टर यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड ओरल ऑब्लिक यहाँ पे इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन दे सकते हैं यहाँ पे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में, जिसमें आपको ऑप्शनल या फिर रिफ्रैक्टिव केसेस में। यहाँ पे पेरीलिम्फ फिस्टुला की अगर हम बात करें तो पेरीलिम्फ फिस्टुला जो होता है ये क्या है, यहाँ पे एब नॉर्मल कनेक्शन बनाएगा किसमें, जो हमारा इनर ईयर होता है उसमें, और जो हमारा मिडिल ईयर होता है उसमें, और अलाउ करेगा यहाँ पे पेरीलिम्फ का लीकेज। जब जाहिर सी बात है कनेक्शन तो है नहीं, अब एब नॉर्मल कनेक्शन बन गया तो उसकी वजह से जो है आपका जो पेरीलिम्फ होता है उसका लीकेज हो जाएगा। और ये जो है कब होता है, यहाँ पे कॉजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका कोई हेड ट्रोमा हो गया उसकी वजह से, या फिर जो है आपका यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जैसे स्क्यूबा डाइविंग ऑब्लिक यहाँ पे एयर ट्रेवल के दौरान हो सकता है। सिम्टम्स में आपको यहाँ पे वर्टिगो और ट्रिगर्ड बाई स्टेनिंग, और यहाँ पे एक्सर्शन के द्वारा यहाँ पे हियरिंग लॉस और टिनाइटिस देखने को। ट्रीटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे रेस्ट एंड अवॉइडेंस और ट्रिगर, सर्जिकल रिपेयर इन द परसिस्टेंट केस। ऑटो इम्यून यहाँ पे इनर ईयर डिसीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये क्या है आपका यहाँ पे ऑटो इम्यून अटैक ऑन इनर सेल स्ट्रक्चर, मतलब जो है यहाँ पे जो हमारे इनर सेल स्ट्रक्चर होते हैं
के जो ईयर के, उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट ही क्या बनाने लगती है, यहाँ पे एंटीबॉडी बनाने लगती है, उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है एक तरह से। इसमें सिम्टम्स की बात करते हैं, यहाँ पे बायलैटरल, यहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, टिनाइटिस और यहाँ पे डेजीनेस और यहाँ पे वर्टिगो देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में आपको यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड और यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट भी देखने को मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट। यहाँ पे बीपीवी की बात करें तो यहाँ पे बेनाइन प्रोक्सिस्मल, यहाँ पे पोजिशनल वर्टिगो, इसमें क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यहाँ पे ऑटोलिथ, जिसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम क्रिस्टल इनटू द सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉजिंग वर्टिगो। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे ब्रीफ एपिसोड ऑफ वर्टिगो ट्रिगर्ड बाई यहाँ पे हेड मूवमेंट, जैसे ही आप हेड मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे वर्टिगो जो है और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिगर्ड हो जाएगा। यहाँ पे नो हियरिंग लॉस और टिनाइटिस, आपको ना तो हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा ना ही टिनाइटिस। डायग्नोसिस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेक्स, यहाँ पे हॉल पिक टेस्ट करेंगे। ट्रीटमेंट में आपको यहाँ पे एलपी मैन्यूवर करना पड़ेगा टू रिपोजिशन यहाँ पे ऑटोलिथ। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल नोज की। 1 मिनट टाइम दें, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। देन हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल नोज के स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल नोज जो है एक तरह का यहाँ पे पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्टिंग यहाँ पे फ्रॉम दी फेस। ये कहाँ पे प्रोजेक्टिंग करता है, फ्रॉम दी फेस। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे देन आफ्टर हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट की। तो यहाँ पे कंपोनेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो कंपोनेंट में सबसे पहले यहाँ पे नेजल बोन फ्रॉम अपर पार्ट, और यहाँ पे कार्टिलेज जो कि क्या है, यहाँ पे अपर लेटरल कार्टिलेज और यहाँ पे लोअर लेटरल कार्टिलेज, जिसको हम बोलते हैं एलर कार्टिलेज। ठीक है, देन यहाँ पे आपको सेप्टल कार्टिलेज भी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम। यहीं पे हम एक टेस्ट देखते हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉटलिस टेस्ट। यहाँ पे जो आपका कॉटलिस टेस्ट होता है वो परफॉर्म किया जाता है टू चेक, यहाँ पे टू चेक द ब्लॉकेज। यहाँ पे ब्लॉकेज किसका, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे नेज़ल वॉल्व होता है, जो नेज़ल वॉल्व होता है उसके ब्लॉकेज का चेक करने का जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉटल टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे स्किन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्किन इज थिक एंड यहाँ पे कंटेंस यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड। इनर स्किन की बात करें तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस यहाँ पे म्यूकोसा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे नेज़ल कैविटी की, तो यहाँ पे नेज़ल कैविटी क्या है, डिवाइडेड इनटू 2 हाफ बाई यहाँ पे नेज़ल सेप्टम। देखिए, दो हमारी जो नाक है ना, नाक के बीच में एक सेप्टम लगा हुआ होता है, और ये क्या करती है, हमारे नाक को जो है यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करती है। यहाँ पे एन एक्सटेंड फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, यहाँ पे नोज एंटीरियर यहाँ पे नेसर एंड कॉन्का की बात करें जो कि क्या है पोस्टीरियर नेसर। बाउंड्रीज़ की अगर हम बात करें नोज़ के, तो नोज़ का जो रूफ कौन बनाता है, तो यहाँ पे जो आपकी नेज़ल बोन होती है वो क्या बनाती है, बोन बनाती है। और जो हमारी क्रीवरी फॉर्म प्लेट होती है किसकी, इथमॉइड बोन की, जो कि हाउस फॉर यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे फ्लोर की, तो यहाँ पे फ्लोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हार्ड पैलेट, यहाँ पे पैलाटीन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड हॉरिजेंटल प्लेट ऑफ यहाँ पे पैलाटाइन बोन। मीडियल वॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मीडियल वॉल जो होती है आपकी, ये कौन बनाता है, यहाँ पे जो आपकी नेज़ल सेप्टम होती है जो कि फॉर्म्ड बाय यहाँ पे वोमर, यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड एंड यहाँ पे सेप्टल कार्टिलेज के द्वारा। और जो हमारी लास्ट एंड जो लेटरल वॉल होती है ये कंटेन द यहाँ पे कॉन्का, जिसको हम बोलते हैं टर्बिनेट, और यहाँ पे मीएटस। देन आफ्टर हम बात करेंगे कॉन्का, जिसको हम क्या बोलते हैं टर्बिनेट। तो कॉन्का और टर्बिनेट क्या होते हैं, तो यहाँ पे कॉन्का और टर्बिनेट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, बोनी प्रोजेक्शन है जो कि कवर्ड बाय म्यूकोसा। मतलब एक तरह के ये क्या है, यहाँ पे बोनी प्रोजेक्शन होते हैं जिसको कवर्ड किया जाता है किसके द्वारा, यहाँ पे कॉन्का के द्वारा। देन ये 3 तरीके के होते हैं, एक हो जाएगा सुपीरियर कॉन्का, मिडिल कॉन्का और यहाँ पे इन्फीरियर कॉन्का। और इन्फीरियर कॉन्का जो होता है ये लार्जेस्ट होता है एंड इंडिपेंडेंट बोन होता है। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया, यहाँ पे वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, मतलब एयर को वार्म भी करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, यहाँ पे ह्यूमिडिफाई भी करेंगे। मीएटस की बात करें तो यहाँ पे मीएटस जो होता है तो ये क्या है, यहाँ पे स्पेस बिलो ईच कॉन्का, मतलब जो कॉन्का होते हैं उनके बीच के स्पेस को हम बोलते हैं मीएटस। तो ये भी जो है 3 होते हैं, सुपीरियर मीएटस, मिडिल मीएटस और यहाँ पे इन्फीरियर मीएटस। यहाँ पे सुपीरियर मीएटस की बात करें तो ये ड्रेन द पोस्टीरियर इथमॉइड साइनस, और मिडिल मीएटस की बात करें तो ड्रेन फ्रॉम फ्रंटल मैक्सिलरी एंटीरियर इथमॉइड एंड साइनस बाय द यहाँ पे सेमी सर्कुलर हिएटस के द्वारा। इन्फीरियर मीएटस की बात करें यहाँ पे ड्रेन दी नेजोलैक्राइमल डक्ट।
देन हम बात करें यहाँ पे नेज़ल सेप्टम की, तो यहाँ पे जो नेज़ल सेप्टम होता है ये डिवाइड द नेज़ल कैविटी इनटू टू हाफ, जो कि कंपोज होता है किससे, यहाँ पे एक हो जाएगा आपका कार्टिलेजिनस पार्ट जो कि एंटीरियर होता है, देन आफ्टर बोनी पार्ट यहाँ पे वोमर, यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लेट और इथमोइड बोन। देन आफ्टर हम बात करेंगे कि इनकी ब्लड सप्लाई क्या होती है। तो ब्लड सप्लाई में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे रिच, यहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई मेक नेजल कैविटी प्रोन टू एपिस्टेक्सिस, मतलब जो है अब जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको रिच वेस्कुलर सप्लाई मिली है, उसकी वजह से जो है यहाँ पे एपिस्टेक्सिस यूजुअली जो है कहाँ पे होती है, यहाँ पे जो है नोज़ में होने लगती है, यहाँ पे जिसको हम क्या बोलते हैं नोज ब्लीड। आर्टरीज़ की बात करते हैं यहाँ पे कैशल ब्लैक प्लेक्सिस जिसको हम बोलते हैं लिटिल्स एरिया, ठीक है, ये किसके द्वारा बनती है, यहाँ पे स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी, एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी और सुपीरियर लेबाइल आर्टरी, और इसके साथ साथ आपका यहाँ पे पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी। वेंस की बात करें तो यहाँ पे ये क्या करती है, ड्रेन करती है बाई फेसियल, ऑप्थेल्मिक और यहाँ पे टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस के द्वारा। इनर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे इनर्वेशन में आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेंसरी इनर्वेशन, जिसमें आपको यहाँ पे एंटीरियर इथमोइडल नर्व, यहाँ पे आपको फ्रॉम यहाँ पे क्रेनियल नर्व नंबर V1, यहाँ पे जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसकी यहाँ पे V1 ब्रांच। देन यहाँ पे नेजो पैलाटाइन नर्व की बात करें, यहाँ पे क्रेनियल नर्व नंबर, यहाँ पे जो आपके कौन सा ट्राइजेमिनल उसका जो है यहाँ पे V2 ब्रांच। यहाँ पे स्पेशल सेंसरी की बात करते हैं, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व, यहाँ पे क्रेनियल नंबर 1 फॉर स्मेल। यहाँ पे ऑटोनोमिक इनर्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करता है, यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, यहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन करता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पैरानेजल साइनसेस की। तो पैरानेजल साइनसेस क्या होते हैं, ये जो होते हैं आपके यहाँ पे एयर फिल्ड कैविटीज़ होते हैं विद इन द यहाँ पे स्कल बोन, जो कि लैंड होते हैं किसके दौरान, यहाँ पे रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे लाइट इन द स्कल, वॉइस रेजोनेंस और यहाँ पे ह्यूमिडिफाई एंड फिल्टर करता है एयर को। देन कुछ हमारे यहाँ पे साइनसेस हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला साइनस है यहाँ पे फ्रंटल साइनस। तो फ्रंटल साइनस की अगर हम बात करें तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फ्रंटल बोन एबव द, जो हमारी फ्रंटल बोन है आँख के ऊपर, उसको हम बोलते हैं फ्रंटल साइनस। इसका ड्रेनेज की बात करें इनटू द मिडल मिएटस बाय द यहाँ पे फ्रंटो नेजल डक्ट, मतलब मिडिल मिएटस में इसका ड्रेनेज होगा किसके द्वारा, यहाँ पे जो आपका फ्रंटो नेजल डक्ट होता है उसके थ्रू। मैक्सिलरी साइनस की अगर हम बात करें तो मैक्सिलरी साइनस जो आपका होता है इसके लोकेशन की बात करते हैं इन द मैक्सिला बिलो द ऑर्बिट एंड द टिथ, मतलब ऑर्बिट और टिथ के बीच में जो बोन होती है उसको हम बोलते हैं मैक्सिला। ये क्या है, लार्जेस्ट यहाँ पे पैरानेजल साइनस होता है। ड्रेनेज की बात करें तो यहाँ पे मिडिल मिएटस बाय द ऑस्टियम। क्लिनिकल की बात करें तो यहाँ पे प्रोन टू इन्फेक्शन ड्यू टू पुअर ड्रेनेज, ये क्या है, ग्रेविटी डिपेंडेंट होता है। इथमॉइड साइनस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इथमॉइड साइनस में क्या होता है, लोकेशन की बात करते हैं तो इथमॉइड बोन बिटवीन द ऑर्बिट। यहाँ पे सब डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर की बात करें ड्रेन इनटू मिडिल मिएटस, और यहाँ पे जो है पोस्टीरियर होता है वो कहाँ पे ड्रेन करता है, वो ड्रेन करेगा आपका पोस्टीरियर मिएटस में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे स्फिनोइड बोन की, स्फिनोइड साइनस की। तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, इसका लोकेशन होता है यहाँ पे बॉडी ऑफ स्फिनोइड बोन बिलो द सेला टर्सिका, डेट इज़ यहाँ पे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड। ड्रेनेज की बात करें तो ड्रेनेज किसके थ्रू होता है, यहाँ पे यहाँ पे इथमोइडल रेसेस के द्वारा। क्लिनिकल की बात करें तो यहाँ पे क्लोज टू क्रिटिकल स्ट्रक्चर, डेट इज़ यहाँ पे ऑप्टिक नर्व और यहाँ पे कैवर्नियस साइनस। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लड सप्लाई टू द पैरानेजल साइनस, कौन क्या ब्लड सप्लाई होती है। तो यहाँ पे फ्रंटल और यहाँ पे इथमोइडल साइनस के लिए एंटीरियर और पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी होती है, जो कि यहाँ पे फ्रंटल और इथमोइडल जो है साइनस को मतलब सप्लाई करती है। मैक्सिलरी साइनस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका फेसियल और यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी जो कि यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस को करती है। स्फिनोइड साइनस की बात करें तो यहाँ पे ब्रांच ऑफ स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी जो कि सप्लाइड करती है किसको, यहाँ पे स्फिनोइड साइनस को। देन यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज यहाँ पे एंटीरियर पार्ट जो होता है उसको कौन ड्रेनेज करता है, सब मैंडिबुलर यहाँ पे लिम्फ नोड। और पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो यहाँ पे रेट्रोफेरेंजियल एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है इसको ड्रेन करती है। देन लास्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे क्लिनिकल कोरिलेशन की। तो यहाँ पे क्लिनिकल कोरिलेशन में सबसे पहले देखेंगे हम एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस को हम बोलते हैं यहाँ पे नोज ब्लीड, जो कि कॉमनली फ्रॉम यहाँ पे किसल ब्लैक प्लेक्सिस, डेट इज़ यहाँ पे एंटीरियर नोड ब्लीड। पोस्टीरियर नोड ब्लीड आर लेस कॉमन बट मोर सीवियर, लेकिन पोस्टीरियर जो होता है कॉमन नहीं है, लेकिन जब हो जाती है तो बहुत सीवियर कंडीशन होती है। देन हम बात करें यहाँ पे साइनाइटिस की। तो साइनाइटिस क्या है, यहाँ पे इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन है किसका, पैरानेजल साइनस का, जो कि ऑफन अफेक्ट करता है किसको, यहाँ पे हमारी मैक्सिलरी साइनस को। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे डेविएटेड नेजल सेप्टम की। यहाँ पे इट कैन कॉज नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और यहाँ पे प्री डिस्पोज टू साइनस इन्फेक्शन। देन हम बात करें यहाँ पे
नेज़ल पॉलिप की। तो यहाँ पे नेज़ल पॉलिप क्या होता है, तो नेज़ल पॉलिप जो है एक नॉन कैंसरस ग्रोथ है कहाँ पे, यहाँ पे नेज़ल कैविटी ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से। देन कुछ यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देखते हैं। तो पहला है यहाँ पे जो हमारी जो एक्सटर्नल नोज, उसमें क्या होता है, हैज़ टू पेयर्ड बोन, मतलब जो एक्सटर्नल नोज है उसमें 2 पेयर्ड बोन होती हैं और एक जो होती है वो अनपेयर्ड बोन होती है। देखिए एक्सटर्नल नोज हैज़ 3 नंबर ऑफ पेयर कार्टिलेज एंड 1 नंबर ऑफ अनपेयर कार्टिलेज। ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जिसको आपको लाजमी जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अदर नेम ऑफ यहाँ पे सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियम ऑफ नोज, उसको हम बोलते हैं शेंडेरियन, यहाँ पे मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ पे नेसिन और फ्रंटल बोन विथ नेजल बोन इन द मिड लाइन। यहाँ पे राइनियन, यहाँ पे नेजल बोन विथ अपर लेटरल कार्टिलेज इन मिड लाइन। यहाँ पे लाइमेन नेजी इज द लोअर बॉर्डर ऑफ अपर लेटरल कार्टिलेज। टर्मिनेट विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इथमॉइड बोन इज़ इन्फीरियर टर्मिनेट, मतलब कौन सा ऐसा टर्मिनेट है जो कि क्या है यहाँ पे इथमॉइड बोन का पार्ट नहीं, तो कौन सा हो जाएगा आपका इन्फीरियर टर्मिनेट। यहाँ पे साइनस जो कि ड्रेन इनटू हिएटस, यहाँ पे सेमी लूनेरिस इन द फ्रंटल साइनस, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर इथमॉइडल साइनस। यहाँ पे साइनस ड्रेनिंग into the infundibulum is maxillary sinus. Sinus draining from superior meatus is protective ethmoid sinus. Then यहाँ पे sphenoid sinus drain into यहाँ पे sphenoethmoidal recess. साइनस एब्सेंट एट बर्थ, कौन सा साइनस जो है वो बर्थ के टाइम जो है वो एब्सेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रंटल साइनस। यहाँ पे साइनस हुज डेवलप कंसाइड विद डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी डेंटिशन, उसको वो कौन सा होता है, वो हो जाएगा आपका मैक्सिलरी साइनस। तो ये था आपका यहाँ पे ENT का पार्ट वन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे। और PDF जो है उसकी लिंक जो है टेलीग्राम के मैंने जो है यहाँ पे बायो में डाल दी है यूट्यूब के, तो आप वहाँ से जो है ले सकते हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है ना कि वीडियो को पूरा देखें और जल्दी से जल्दी वॉच ओवर को कंप्लीट कराएं और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे फ्रॉम मेडिकल गाइडलाइनर।